चीन आधिकारिक तौर पर पीपुल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना पूर्वी एशिया का एक देश है। 1.4 बिलियन से अधिक आबादी के साथ यह भारत के बाद दुनिया का दूसरा सबसे अधिक आबादी वाला देश है और इसमें विश्व की 17.4% आबादी रहती है। चीन 5 समय क्षेत्रों के बराबर फैला है और भूमि से 14 देशों की सीमाएं बनाता है। लगभग 9.6 मिलियन वर्ग किलोमीटर 3,700,000 वर्ग मील के क्षेत्र के साथ यह कुल भूमि क्षेत्र के हिसाब से तीसरा सबसे बड़ा देश है। देश को 33 प्रांत स्तरीय डिवीजनों में बांटा गया है, 22 प्रांत, 5 स्वायत्त क्षेत्र, 4 नगरपालिकाएं और 2 अर्धस्वायत्त विशेष प्रशासनिक क्षेत्र। बीजिंग देश की राजधानी है, जबकि शंघाई शहरी क्षेत्र के हिसाब से इसका सबसे अधिक आबादी वाला शहर और सबसे बड़ा वित्तीय केंद्र है। सभ्यता का उद्गम स्थल चीन पैलियोलिथिक युग से बसा हुआ है और सबसे प्रारंभिक राजवंश दूसरी सहस्राब्दी ईसा पूर्व के अंत से पहले पीली नदी के बेसिन में उभरे थे। 8वीं से तीसरी शताब्दी ईसा पूर्व में झोउ राजवंश के अधिकार में गिरावट देखी गई, साथ ही प्रशासनिक और सैन्य तकनीकों, साहित्य, दर्शन और इतिहास लेखन का उदय हुआ। 221 ईसा पूर्व में चीन पहली बार एक सम्राट के अधीन एकीकृत हुआ था। नियुक्त गैरवंशानुगत अधिकारियों ने अभिजात वर्ग के बजाय काउंटियों पर शासन करना शुरू कर दिया, जिससे किन, हान, तांग, युआन, मिंग और किंग सहित 2 सहस्राब्दी से अधिक के शाही राजवंशों की शुरुआत हुई। बारूद और कागज के आविष्कार, सिल्क रोड की स्थापना और महान दीवार के निर्माण के साथ चीनी संस्कृति, भाषाओं, परंपराओं, वास्तुकला, दर्शन और तकनीक सहित फूली। हालांकि चीन ने 19वीं सदी के अंत में असमान संधियों की एक श्रृंखला के तहत देश के कुछ हिस्सों को विभिन्न यूरोपीय शक्तियों को सौंपना शुरू कर दिया। दशकों के संघर्ष के बाद 1912 में राजशाही को उखाड़ फेंका गया और चीन गणराज्य आरओसी का गठन किया गया। हालांकि बेयांग युग में देश अस्थिर हो गया था, जिसके परिणामस्वरूप सरदार युग आया, जो बाद में कुओमितांग केएमटी द्वारा देश को फिर से एकीकृत करने के बाद समाप्त हुआ, जबकि चीनी कम्युनिस्ट पार्टी सीसीपी 1927 के बाद शुद्ध हो गई। राष्ट्रवादी सरकार के खिलाफ छिटपुट रूप से लड़ रही थी। जब जापान ने देश पर आक्रमण करना शुरू किया तो संयुक्त मोर्चे के रूप में एक संक्षिप्त संघर्ष विराम हुआ। दूसरे सिनो जापानी युद्ध और सामान्य रूप से प्रशांत युद्ध में चीन की अंततः जीत के बावजूद नानजिंग नरसंहार जैसे कई अत्याचारों ने देश पर स्थायी प्रभाव छोड़ा। युद्ध समाप्त होने के बाद उसने उन क्षेत्रों को पुनः प्राप्त कर लिया जो जापान ने कब्जा कर लिया था। जैसे ही केएमटी ताइवान द्वीप पर पीछे हटा, देश विभाजित हो गया और दोनों पक्षों ने चीन की एकमात्र वैध सरकार होने का दावा किया। भूमि सुधारों के बाद में साम्यवाद को साकार करने के प्रयास विफल रहे। ग्रेट लीप फॉरवर्ड ने लाखों नागरिकों के बड़े पैमाने पर अकाल को जन्म दिया, जबकि सांस्कृतिक क्रांति ने उत्पीड़न और उत्साही माओवादी लोकलुभावनवाद की अराजक अवधि का कारण बना। 1971 में पीआरसी ने संयुक्त राष्ट्र यूएन में चीन का प्रतिनिधित्व करने के लिए आरओसी का स्थान लिया। सिनो सोवियत विभाजन के बाद 1972 में शंघाई कम्युनिके ने संयुक्त राज्य अमेरिका के साथ सामान्य संबंधों की शुरुआत को चिह्नित किया। सीसीपी के भीतर सुधारवादियों के नेतृत्व में 1978 में शुरू हुए आर्थिक सुधारों ने देश को एक समाजवादी नियोजित अर्थव्यवस्था से दूर एक तेजी से पूंजीवादी बाजार अर्थव्यवस्था की ओर ले जाया। चीन सीसीपी के नेतृत्व वाला एकात्मक एकदलीय समाजवादी गणराज्य है। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के 5 स्थायी सदस्यों में से एक, यह संयुक्त राष्ट्र में तब शामिल हुआ जब 1971 में चीन की मान्यता चीन गणराज्य से बदलकर पीपुल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना कर दी गई। यह कई बहुपक्षीय और क्षेत्रीय संगठनों जैसे एआईआईबी, सिल्क रोड फंड, न्यू डेवलपमेंट बैंक और आरसीईपी का संस्थापक सदस्य है। यह ब्रिक्स, जी20, एपीईसी, एससीओ और पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन का सदस्य है। विश्व अर्थव्यवस्था का लगभग 5वां हिस्सा बनाते हुए चीनी अर्थव्यवस्था क्रय शक्ति समता पर जीडीपी के हिसाब से दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। नाम मात्र जीडीपी के हिसाब से दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है और दूसरा सबसे धनी देश है। हालांकि लोकतंत्र, मानवाधिकारों और धार्मिक स्वतंत्रता के उपायों के मामले में इसकी रैंकिंग खराब है। देश सबसे तेजी से बढ़ती प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं में से एक रहा है। चीन एक परमाणु हथियार संपन्न देश है, जिसके पास सैन्य कर्मियों के मामले में दुनिया की सबसे बड़ी सेना है और दूसरा सबसे बड़ा रक्षा बजट है। यह एक महान शक्ति और एक क्षेत्रीय शक्ति है। चीन अपने भोजन संस्कृति के लिए जाना जाता है और इसके 57 यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल हैं। शब्द साधन। चीन के नाम। चीन शब्द का प्रयोग अंग्रेजी में 16वीं शताब्दी से किया जा रहा है। हालांकि इस अवधि के दौरान स्वयं चीनियों द्वारा इसका प्रयोग नहीं किया गया था।
इसकी उत्पत्ति पुर्तगाली, मलय और फारसी के माध्यम से प्राचीन भारत में प्रयुक्त संस्कृत शब्द सीना से हुई है। चीन पुर्तगाली खोजकर्ता डुआर्टे बारबोसा की 1516 की पत्रिका के रिचर्ड ईडन के 1555 के अनुवाद में दिखाई देता है। बारबोसा का प्रयोग फारसी चिन्ह से लिया गया था, जो बदले में संस्कृत सीना, चीन से लिया गया था। सीना का पहली बार प्रारंभिक हिंदू धर्मग्रंथों में प्रयोग किया गया था, जिसमें महाभारत 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व और मनु के कानून 2री शताब्दी ईसा पूर्व शामिल हैं। हालांकि भारतीय स्रोतों में इसका उपयोग इस राजवंश से पहले हुआ है, लेकिन यह व्युत्पत्ति अभी भी विभिन्न स्रोतों में दी गई है। संस्कृत शब्द की उत्पत्ति बहस का विषय है। वैकल्पिक सुझावों में येलांग और जिंग याचू राज्य के नाम शामिल हैं। आधुनिक राज्य का आधिकारिक नाम पीपुल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना सरलीकृत ची पारंपरिक चीनी पिनियन झोंगहुआ रेनमिन गोंघेगुओ है। छोटा रूप चीन झोंगगो है, जो झोंग केंद्रीय और गो राज्य से बना है। यह शब्द पश्चिमी झोउ राजवंश के तहत इसके शाही क्षेत्र के संदर्भ में विकसित हुआ था। इसका इस्तेमाल आधिकारिक दस्तावेजों में किंग के तहत राज्य के पर्याय के रूप में किया गया था। झोंगगो नाम का अंग्रेजी में मध्य साम्राज्य के रूप में भी अनुवाद किया जाता है। चीन को कभी कभी चीन गणराज्य से अलग करते हुए मुख्य भूमि चीन या मुख्य भूमि के रूप में संदर्भित किया जाता है। इतिहास। चीन का इतिहास। प्रागितिहास। पुरातात्विक साक्ष्य बताते हैं कि शुरुआती होमिनिड्स 2.25 मिलियन साल पहले चीन में रहते थे। पेकिंग मैन के होमिनिड जीवाश्म एक होमो इरेक्टस जो आग का इस्तेमाल करता था की तिथि 6,80,000 और 7,80,000 साल पहले के बीच बताई गई है। होमो सेपियंस के जीवाश्म दांत 1,25,000 से 80,000 साल पहले के फुयान गुफा में खोजे गए हैं। चीनी प्रोटोलेखन 6,600 ईसा पूर्व के आसपास जियाहू में 37, दामाडी में लगभग 6,000 ईसा पूर्व, दादीवान 5,800 से 5,400 ईसा पूर्व तक और बानको 5वीं सहस्राब्दी ईसा पूर्व से मौजूद था। कुछ विद्वानों ने सुझाव दिया है कि जियाहू प्रतीकों 7वीं सहस्राब्दी ईसा पूर्व। प्रारंभिक राजवंशीय शासन। पारंपरिक चीनी इतिहास लेखन के अनुसार जिया राजवंश की स्थापना 3री सहस्राब्दी ईसा पूर्व के अंत में हुई थी, जिसने राजवंश चक्र की शुरुआत को चिह्नित किया, जिसे चीन के संपूर्ण राजनीतिक इतिहास का आधार माना जाता था। आधुनिक युग में जिया की ऐतिहासिकता बढ़ती जांच के दायरे में आई। कुछ हद तक जिया के सबसे पुराने ज्ञात प्रमाण के कारण जो उनके पतन की दी गई तारीख के सहस्राब्दी बाद लिखे गए थे। 1958 में पुरातत्वविदों ने एर्लिटो संस्कृति से संबंधित स्थलों की खोज की जो शुरुआती कांस्य युग के दौरान अस्तित्व में थे। तब से उन्हें ऐतिहासिक जिया के अवशेष के रूप में चित्रित किया गया है, लेकिन इस अवधारणा को अक्सर खारिज कर दिया जाता है। शांग राजवंश जो पारंपरिक रूप से जिया का उत्तराधिकारी था, सबसे पुराना है, जिसके लिए समकालीन लिखित रिकॉर्ड और निर्विवाद पुरातात्विक साक्ष्य दोनों हैं। ओरेकल बोन स्क्रिप्ट लगभग 1250 ईसा पूर्व से प्रमाणित है, लेकिन आमतौर पर इसे काफी पुराना माना जाता है। लिखित चीनी के सबसे पुराने ज्ञात रूप का प्रतिनिधित्व करता है और आधुनिक चीनी अक्षरों का प्रत्यक्ष पूर्वज है। शांग को झोउ ने उखाड़ फेंका, जिन्होंने 11वीं और 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व के बीच शासन किया। हालांकि स्वर्ग के पुत्र के केंद्रीकृत अधिकार को धीरे धीरे फेंगजियन लॉर्ड्स द्वारा नष्ट कर दिया गया था। कुछ रियासतें अंततः कमजोर झोउ से उभरीं और 300 साल के वसंत और शरद ऋतु की अवधि के दौरान लगातार एक दूसरे के साथ युद्ध करती रहीं। 5वीं 3री शताब्दी ईसा पूर्व के युद्धरत राज्यों की अवधि तक 7 प्रमुख शक्तिशाली राज्य बचे थे। शाही चीन। चीनी साम्राज्य और चीन का इतिहास। शाही चीन। किन और हान। युद्धरत राज्यों की अवधि 221 ईसा पूर्व में समाप्त हुई जब किन राज्य ने अन्य 6 राज्यों पर विजय प्राप्त की, चीन को फिर से एकीकृत किया और निरंकुशता के प्रमुख क्रम की स्थापना की। किन के राजा झेंग ने खुद को किन राजवंश का सम्राट घोषित किया, जो एकीकृत चीन का पहला सम्राट बन गया। उन्होंने किन के कानूनी सुधारों को लागू किया, विशेष रूप से चीनी अक्षरों, मापों, सड़क की चौड़ाई और मुद्रा का मानकीकरण। उनके राजवंश ने गुआंगशी, ग्वांगडोंग और उत्तरी वियतनाम में यू जनजातियों पर भी विजय प्राप्त की। किन राजवंश केवल 15 वर्षों तक चला, प्रथम सम्राट की मृत्यु के तुरंत बाद गिर गया। व्यापक विद्रोहों के बाद, जिसके दौरान शाही पुस्तकालय को जला दिया गया था, हान राजवंश 206 ईसा पूर्व और 220 ईस्वी के बीच चीन पर शासन करने के लिए उभरा, जिसने अपने लोगों के बीच एक सांस्कृतिक पहचान बनाई जो आज भी आधुनिक हान चीनी के जातीय नाम से याद की जाती है। हान ने साम्राज्य के क्षेत्र का काफी विस्तार किया,
सैन्य अभियान मध्य एशिया, मंगोलिया, कोरिया और यूनान तक पहुंच गए और नान्यू से ग्वांगडोंग और उत्तरी वियतनाम को पुनः प्राप्त कर लिया। मध्य एशिया और सोग्डिया में हान की भागीदारी ने सिल्क रोड के भूमि मार्ग को स्थापित करने में मदद की, जिसने हिमालय से भारत तक के पहले के मार्ग को बदल दिया। हान चीन धीरे धीरे प्राचीन दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया। 3 राज्य, जिन, उत्तरी और दक्षिणी राजवंश। हान राजवंश के अंत के बाद 3 राज्यों के रूप में जाना जाने वाला संघर्ष का दौर आया, जिसके अंत में वेई को जिन राजवंश द्वारा तेजी से उखाड़ फेंका गया। विकासात्मक रूप से अक्षम सम्राट के सिंहासनारूढ़ होने पर जिन गृहयुद्ध में गिर गया। फिर 5 बर्बर लोगों ने विद्रोह किया और 16 राज्यों के रूप में उत्तरी चीन पर शासन किया। जियानबेई ने उन्हें उत्तरी वेई के रूप में एकीकृत किया, जिसके सम्राट जियाओबेन ने अपने पूर्ववर्तियों की रंगभेद नीतियों को उलट दिया और अपने विषयों पर कठोर पाप लागू किया। दक्षिण में जनरल लियू यू ने लियू सोंग के पक्ष में जिन का त्याग सुनिश्चित किया। इन राज्यों के विभिन्न उत्तराधिकारियों को उत्तरी और दक्षिणी राजवंशों के रूप में जाना जाता है। दोनों क्षेत्रों को अंततः 581 में सुई द्वारा फिर से मिला दिया गया। सुई, तांग और सांग। सुई ने चीन के माध्यम से हान को सत्ता में बहाल किया, इसकी कृषि, अर्थव्यवस्था और शाही परीक्षा प्रणाली में सुधार किया, ग्रांड कैनाल का निर्माण किया और बौद्ध धर्म को संरक्षण दिया। हालांकि वे जल्दी ही गिर गए जब सार्वजनिक कार्यों के लिए उनकी भर्ती और उत्तरी कोरिया में एक असफल युद्ध ने व्यापक अशांति भड़का दी। उत्तरवर्ती तांग और सांग राजवंशों के तहत चीनी अर्थव्यवस्था, प्रौद्योगिकी और संस्कृति ने स्वर्ण युग में प्रवेश किया। आंग राजवंश ने पश्चिमी क्षेत्रों और सिल्क रोड पर नियंत्रण बनाए रखा, जिसने व्यापारियों को मेसोपोटामिया और अफ्रीका के हॉर्न तक लाया और राजधानी चांगान को एक महानगरीय शहरी केंद्र बनाया। हालांकि 8वीं शताब्दी में अनलुशान विद्रोह से यह तबाह और कमजोर हो गया था। सोंग विश्व इतिहास में कागजी मुद्रा जारी करने वाली पहली सरकार थी और स्थायी नौसेना स्थापित करने वाली पहली चीनी राजनीति थी, जिसे समुद्री व्यापार के साथ साथ विकसित जहाज निर्माण उद्योग द्वारा समर्थित किया गया था। 10वीं और 11वीं शताब्दी के बीच चीन की जनसंख्या दोगुनी होकर लगभग 100 मिलियन हो गई, जिसका मुख्य कारण मध्य और दक्षिणी चीन में चावल की खेती का विस्तार और प्रचुर मात्रा में खाद्य अधिशेष का उत्पादन था। तांग के दौरान बौद्ध धर्म के विकास के जवाब में सोंग राजवंश ने कन्फ्यूशिवाद का पुनरुत्थान भी देखा और दर्शन और कला का उत्कर्ष हुआ, क्योंकि परिदृश्य कला और चीनी मिट्टी के बर्तन को जटिलता के नए स्तरों पर लाया गया। हालांकि सोंग सेना की सैन्य कमजोरी जिन राजवंश द्वारा देखी गई थी। 1127 में सोंग के सम्राट हुईजोंग और राजधानी बियानजिंग को जिनसोंग युद्धों के दौरान कब्जा कर लिया गया था। सोंग के अवशेष दक्षिणी चीन में पीछे हट गए। युआन चीन की मंगोल विजय 1205 में पश्चिमी जिया के खिलाफ चंगेज खान के अभियानों के साथ शुरू हुई, जिन्होंने जिन क्षेत्रों पर भी आक्रमण किया। 1271 में मंगोल नेता कुबली खान ने युआन राजवंश की स्थापना की, जिसने 1279 में सोंग राजवंश के अंतिम अवशेष पर विजय प्राप्त की। मंगोल आक्रमण से पहले सोंग चीन की जनसंख्या 120 मिलियन नागरिक थी। 1300 में जनगणना के समय यह घटकर 60 मिलियन हो गई। झू युआनजांग नाम के एक किसान ने 1368 में युआन को उखाड़ फेंका और होंगवू सम्राट के रूप में मिंग राजवंश की स्थापना की। मिंग राजवंश के तहत चीन ने एक और स्वर्ण युग का आनंद लिया, दुनिया की सबसे मजबूत नौसेनाओं में से एक विकसित की और कला और संस्कृति के उत्कर्ष के बीच एक समृद्ध अर्थव्यवस्था थी। मिंग राजवंश के आरंभिक दिनों में चीन की राजधानी नानजिंग से बीजिंग स्थानांतरित कर दी गई थी। पूंजीवाद के उदय के साथ वांग यांगमिंग जैसे दार्शनिकों ने व्यक्तिवाद और 4 व्यवसायों की समानता की अवधारणाओं के साथ नवकन्फ्यूशिवाद की आलोचना की और उसका विस्तार किया। विद्वान अधिकारी स्तर कर बहिष्कार आंदोलनों में उद्योग और वाणिज्य की एक सहायक शक्ति बन गए, जो कि अकाल और कोरिया पर जापानी आक्रमणों 1592 से 1598 और बाद में जिन आक्रमणों से बचाव के साथ मिलकर खजाने को खाली कर दिया। 1644 में बीजिंग पर ली जिचेंग के नेतृत्व में किसान विद्रोही बलों के गठबंधन ने कब्जा कर लिया था। शहर के गिरने पर चोंगजेन सम्राट ने आत्महत्या कर ली। माचू किंग राजवंश किंग राजवंश, जो 1644 से 1912 तक चला, चीन का अंतिम शाही राजवंश था। मिंग किंग संक्रमण 1618 से 1683 में 25 मिलियन लोगों की जान गई, लेकिन किंग ने चीन की शाही शक्ति को बहाल किया और कला के एक और उत्कर्ष का उद्घाटन किया। दक्षिणी मिंग के समाप्त होने के बाद दजुंगर खांटे की आगे की विजय ने मंगोलिया, तिब्बत और झिंजियांग को साम्राज्य में जोड़ा। इस बीच चीन की जनसंख्या वृद्धि फिर से शुरू हुई और जल्द ही तेज होने लगी।
यह आम तौर पर सहमत है कि पूर्व आधुनिक चीन की जनसंख्या ने दो वृद्धि दर का अनुभव किया, एक उत्तरी सांग काल 960 से 1127 के दौरान और दूसरा किंग काल लगभग 1700 से 1830 के दौरान। दूसरी ओर केंद्रीकृत निरंकुशता को कृषि को महत्व देने और वाणिज्य पर लगाम लगाने की नीति के साथ किंग विरोधी भावना को दबाने के लिए मजबूत किया गया था, जैसे कि शुरुआती किंग काल के दौरान हैजिन और साहित्यिक जांच द्वारा प्रतिनिधित्व किए गए वैचारिक नियंत्रण, जिससे कुछ सामाजिक और तकनीकी ठहराव हुआ। किंग राजवंश का पतन। 19वीं शताब्दी के मध्य में ब्रिटेन और फ्रांस के साथ अफीम युद्धों ने चीन को मुआवजा देने, संधि बंदरगाहों को खोलने, विदेशी नागरिकों के लिए अतिरिक्त क्षेत्रीयता की अनुमति देने और 1842 की नानजिंग संधि के तहत हांगकांग को ब्रिटिशों को सौंपने के लिए मजबूर किया, जिसे असमान संधियों के रूप में कहा गया है। प्रथम सिनो जापानी युद्ध 1894 से 1895 के परिणामस्वरूप किंग चीन का कोरियाई प्रायद्वीप में प्रभाव कम हो गया, साथ ही ताइवान का जापान को सौंप दिया गया। किंग राजवंश ने आंतरिक अशांति का भी अनुभव करना शुरू कर दिया, जिसमें लाखों लोग मारे गए, विशेष रूप से व्हाइट लोटस विद्रोह, असफल ताइपिंग विद्रोह। 1860 के दशक के आत्मसुदृढ़ीकरण आंदोलन की शुरुआती सफलता 1880 और 1890 के दशक में सैन्य हार की एक श्रृंखला से निराश हो गई थी। 19वीं शताब्दी में महान चीनी प्रवासी शुरू हुआ। उत्प्रवास के कारण होने वाले नुकसानों में 1876 से 1879 के उत्तरी चीनी अकाल जैसे संघर्ष और आपदाएं शामिल थीं, जिसमें 9 से 13 मिलियन लोग मारे गए थे। 81 गुआंगक्सू सम्राट ने आधुनिक संवैधानिक राजतंत्र की स्थापना के लिए 1898 में एक सुधार योजना का मसौदा तैयार किया था, लेकिन इन योजनाओं को महारानी डोवगर सिक्सी ने विफल कर दिया था। 1899 से 1901 के दुर्भाग्यपूर्ण विदेशी विरोधी बॉक्सर विद्रोह ने राजवंश को और कमजोर कर दिया। हालांकि सिक्सी ने सुधारों के एक कार्यक्रम को प्रायोजित किया जिसे लेट किंग सुधारों के रूप में जाना जाता है। 1911 से 1912 की शिन्हाई क्रांति ने किंग राजवंश को समाप्त कर दिया और चीन गणराज्य की स्थापना की। अंतिम सम्राट पुई ने 1912 में पद त्याग दिया। गणतंत्र की स्थापना और द्वितीय विश्व युद्ध। 1 जनवरी 1912 को चीन गणराज्य की स्थापना हुई और कुओमितांग के एमटी के सन यात्सेन को अनंतिम राष्ट्रपति घोषित किया गया। 1912 में राष्ट्रपति पद युआन शिकाई को दिया गया, जो एक पूर्व किंग जनरल थे, जिन्होंने 1915 में खुद को चीन का सम्राट घोषित किया। लोकप्रिय निंदा और अपनी ही बेयान सेना के विरोध के कारण उन्हें 1916 में पद छोड़ने और गणराज्य को फिर से स्थापित करने के लिए मजबूर होना पड़ा। 1916 में युआन शिकाई की मृत्यु के बाद चीन राजनीतिक रूप से खंडित हो गया था। इसकी बीजिंग स्थित सरकार अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता प्राप्त थी, लेकिन वस्तुतः शक्तिहीन थी। क्षेत्रीय सरदारों ने इसके अधिकांश क्षेत्र को नियंत्रित किया। इस अवधि के दौरान चीन ने प्रथम विश्व युद्ध में भाग लिया और एक दूरगामी लोकप्रिय विद्रोह मई चौथा आंदोलन देखा। 1920 के दशक के उत्तरार्ध में चियांग काई शेक के नेतृत्व में कुओमितांग उत्तरी अभियान के रूप में सामूहिक रूप से ज्ञात चतुर सैन्य और राजनीतिक चालबाजियों की एक श्रृंखला के साथ देश को अपने नियंत्रण में पुनः एकीकृत करने में सक्षम था। कुओमितांग ने देश की राजधानी को नानजिंग में स्थानांतरित कर दिया और राजनीतिक संरक्षण को लागू किया, जो कि चीन को एक आधुनिक लोकतांत्रिक राज्य में बदलने के लिए सन यात्सेन के 3 प्रिंसिपल्स ऑफ द पीपल कार्यक्रम में उल्लिखित राजनीतिक विकास का एक मध्यवर्ती चरण था। कुओमितांग ने उत्तरी अभियान के दौरान कुछ समय के लिए चीनी कम्युनिस्ट पार्टी सीसीपी के साथ गठबंधन किया था। हालांकि 1927 में चियांग द्वारा सीसीपी और अन्य वामपंथी शंघाई का हिंसक दमन करने के बाद गठबंधन टूट गया। 1934 में केएमटी सेनाओं द्वारा जियांगशी सोवियत का सफाया कर दिया गया, जिसके कारण सीसीपी ने लॉन्ग मार्च शुरू किया और शांक्सी के यानान में स्थानांतरित हो गया। 1949 में चीनी गृह युद्ध में प्रमुख लड़ाई समाप्त होने से पहले यह कम्युनिस्टों का आधार बना। 1931 में जापान ने मंचूरिया पर आक्रमण किया और कब्जा कर लिया। जापान ने 1937 में चीन के अन्य हिस्सों पर आक्रमण किया, जिससे द्वितीय चीन जापानी युद्ध 1937 से 1945 शुरू हो गया, जो द्वितीय विश्व युद्ध का एक रंगमंच था। युद्ध ने कुओमितांग और सीसीपी के बीच एक असहज गठबंधन को मजबूर किया। जापानी सेना ने नागरिक आबादी के खिलाफ कई युद्ध अत्याचार किए। लगभग 20 मिलियन चीनी नागरिक मारे गए। अनुमानित 40,000 से 3 लाख चीनी अकेले जापानी कब्जे के दौरान नानजिंग में मारे गए थे। ब्रिटेन, संयुक्त राज्य अमेरिका और सोवियत संघ के साथ चीन को संयुक्त राष्ट्र द्वारा घोषणा में मित्र बिग 4 के रूप में मान्यता दी गई थी।
अन्य तीन महान शक्तियों के साथ 1945 में जापान के आत्मसमर्पण के बाद पेंगो सहित ताइवान को चीनी नियंत्रण में सौंप दिया गया था। हालांकि इस हैंडओवर की वैधता विवादास्पद है। गणतंत्र निवासी पीपुल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना का इतिहास 1949 से 1976। चीन विजयी हुआ लेकिन युद्ध से तबाह और आर्थिक रूप से बर्बाद हो गया। कुओमिंतांग और कम्युनिस्टों के बीच निरंतर अविश्वास के कारण गृह युद्ध फिर से शुरू हो गया। 1947 में संवैधानिक शासन स्थापित किया गया था, लेकिन चल रही अशांति के कारण आरओसी संविधान के कई प्रावधान मुख्य भूमि चीन में कभी लागू नहीं किए गए। इसके बाद सीसीपी ने मुख्य भूमि चीन के अधिकांश हिस्से पर नियंत्रण कर लिया और आरओसी सरकार ताइवान में वापस चली गई। 1 अक्टूबर 1949 को सीसीपी के अध्यक्ष माओ त्से तुंग ने बीजिंग के तियानमेन स्क्वायर में औपचारिक रूप से पीपुल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना की घोषणा की। 1950 में पीआरसी ने रॉक से हैनान पर कब्जा कर लिया और तिब्बत पर कब्जा कर लिया। हालांकि शेष कुओमितांग बलों ने 1950 के दशक में पश्चिमी चीन में विद्रोह जारी रखा। सीसीपी ने भूमि सुधार आंदोलन के माध्यम से किसानों के बीच अपनी लोकप्रियता को मजबूत किया, जिसमें किसानों और पूर्व किराएदारों द्वारा 1 से 2 मिलियन जमींदारों के राजस्हन किए गए निष्पादन शामिल थे। हालांकि पीआरसी ने शुरू में सोवियत संघ के साथ निकटता से गठबंधन किया था, लेकिन दोनों कम्युनिस्ट राष्ट्रों के बीच संबंध धीरे धीरे खराब हो गए। चीनी जनसंख्या 1950 में 550 मिलियन से बढ़कर 1974 में 900 मिलियन हो गई। हालांकि ग्रेट लीप फॉरवर्ड एक आदर्शवादी बड़े पैमाने पर औद्योगिकीकरण परियोजना के परिणामस्वरूप 1959 और 1961 के बीच अनुमानित 15 से 55 मिलियन मौतें हुईं, जिनमें से ज्यादातर भुखमरी से हुई। 1964 में चीन का पहला परमाणु बम सफलतापूर्वक विस्फोट हुआ। 1966 में माओ और उनके सहयोगियों ने सांस्कृतिक क्रांति शुरू की, जिससे 1 दशक तक राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप और सामाजिक उथल-पुथल जारी रही, जो 1976 में माओ की मृत्यु तक चली। अक्टूबर 1971 में पीआरसी ने संयुक्त राष्ट्र में आरओसी की जगह ली और सुरक्षा परिषद के स्थायी सदस्य के रूप में अपनी सीट ले ली। सुधार और समकालीन इतिहास। माओ की मृत्यु के बाद हुआ गुओफेंग ने गैंग ऑफ फोर को गिरफ्तार कर लिया और सांस्कृतिक क्रांति के लिए जिम्मेदार ठहराया। सांस्कृतिक क्रांति की निंदा की गई और लाखों लोगों का पुनर्वास किया गया। देंग शियाओपिंग ने 1978 में सत्ता संभाली और पार्टी के सबसे वरिष्ठ और प्रभावशाली सदस्यों 8 बुजुर्गों के साथ मिलकर बड़े पैमाने पर राजनीतिक और आर्थिक सुधार किए। सरकार ने अपना नियंत्रण ढीला कर दिया और कम्यून धीरे धीरे खत्म हो गए। कृषि सामूहिकता को खत्म कर दिया गया और कृषि भूमि का निजीकरण कर दिया गया, जबकि विदेशी व्यापार एक प्रमुख केंद्र बन गया। विशेष आर्थिक क्षेत्र एसईजेड बनाए गए। अक्षम राज्य के स्वामित्व वाले उद्यमों एसओई का पुनर्गठन किया गया और कुछ को बंद कर दिया गया। इसने चीन के नियोजित अर्थव्यवस्था से दूर संक्रमण को चिह्नित किया। चीन ने 4 दिसंबर 1982 को अपना वर्तमान संविधान अपनाया। 1989 में देश ने तियानमेन स्क्वायर में विरोध प्रदर्शन देखा और बाद में पूरे देश में अन्य विरोध प्रदर्शन देखे। झाओ जियांग को विरोध प्रदर्शनों के प्रति उनकी सहानुभूति के लिए घर में नजरबंद कर दिया गया और उनकी जगह जियांग जेमिन ने ले ली। जियांग ने आर्थिक सुधार जारी रखे, कई एसओई को बंद किया और आयरन राइस बॉल आजीवन कार्यकाल की स्थिति को कम किया। इस दौरान चीन की अर्थव्यवस्था 7 गुना बढ़ी। ब्रिटिश हांगकांग और पुर्तगाली मकाओ क्रमशः 1997 और 1999 में एक देश 2 प्रणाली के सिद्धांत के तहत विशेष प्रशासनिक क्षेत्रों के रूप में चीन में लौट आए। देश 2001 में विश्व व्यापार संगठन में शामिल हो गया। 2002 में 16वीं सीसीपी राष्ट्रीय कांग्रेस में हु जिनताओ ने जियांग की जगह महासचिव का पद संभाला। हु के नेतृत्व में चीन ने आर्थिक विकास की अपनी उच्च दर को बनाए रखा और यूनाइटेड किंगडम, फ्रांस, जर्मनी और जापान को पीछे छोड़ते हुए दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया। हालांकि इस विकास ने देश के संसाधनों और पर्यावरण को भी बुरी तरह प्रभावित किया और बड़े सामाजिक विस्थापन का कारण बना। शी जिनपिंग ने 2012 में 18वीं सीसीपी राष्ट्रीय कांग्रेस में हु की जगह सर्वोच्च नेता का पद संभाला। सत्ता में आने के तुरंत बाद शी ने एक व्यापक भ्रष्टाचार विरोधी अभियान शुरू किया, जिसके तहत 2022 तक 2 मिलियन से अधिक अधिकारियों पर मुकदमा चलाया गया। अपने कार्यकाल के दौरान शी ने आर्थिक और राजनीतिक सुधारों की शुरुआत के बाद से अदृश्य रूप से सत्ता को मजबूत किया। भूगोल। चीन का भूगोल। चीन का भूदृश्य विशाल और विविधतापूर्ण है, जो शुष्क उत्तर में गोबी और तकलामाकन रेगिस्तानों से लेकर आर्द्र दक्षिण में उपोष्णकटिबंधीय जंगलों तक फैला हुआ है।
हिमालय, काराकोरम, पामीर और तियान शान पर्वत श्रृंखलाएं चीन को दक्षिण और मध्य एशिया के अधिकांश भाग से अलग करती हैं। यांगत्जी और येलो नदियां, जो क्रमशः दुनिया की तीसरी और छठी सबसे लंबी नदियां हैं, तिब्बती पठार से घनी आबादी वाले पूर्वी समुद्र तट तक बहती हैं। प्रशांत महासागर के साथ चीन की तटरेखा 14,500 किलोमीटर 9,000 मील लंबी है और यह बोहाई, येलो, पूर्वी चीन और दक्षिण चीन सागरों से घिरी हुई है। चीन कजाक सीमा के माध्यम से यूरेशियन स्टेपी से जुड़ता है। चीन का क्षेत्र 18 डिग्री और 54 डिग्री उत्तर अक्षांश और 73 डिग्री और 135 डिग्री पूर्व देशांतर के बीच स्थित है। चीन का भौगोलिक केंद्र 35-50-40.9 N 103-27.5 ई पर देश के केंद्र के स्मारक द्वारा चिह्नित है। चीन के परिदृश्य इसके विशाल क्षेत्र में काफी भिन्न हैं। पूर्व में पीले सागर और पूर्वी चीन सागर के तटों पर व्यापक और घनी आबादी वाले जलोढ़ मैदान हैं, जबकि उत्तर में भीतरी मंगोलियाई पठार के किनारों पर चौड़े घास के मैदान प्रमुख हैं। दक्षिणी चीन में पहाड़ियों और निम्न पर्वत श्रृंखलाओं का प्रभुत्व है, जबकि मध्य पूर्व में चीन की दो प्रमुख नदियों, पीली नदी और यांगत्जी नदी के डेल्टा हैं। अन्य प्रमुख नदियों में शी, मेकांग उत्तर के अधिक शुष्क परिदृश्यों में ऊंचे पठार शामिल हैं, जैसे कि तकलामकान और गोबी रेगिस्तान। दुनिया का सबसे ऊंचा बिंदु माउंट एवरेस्ट 8,848 मीटर चीन नेपाली सीमा पर स्थित है। देश का सबसे निचला बिंदु और दुनिया का तीसरा सबसे निचला बिंदु तुर्पन डिप्रेशन में आइडिंग झील -154 मीटर का सूखा हुआ झील तल है। जलवायु। चीन की जलवायु। चीन की जलवायु मुख्य रूप से शुष्क मौसम और गीले मानसून से प्रभावित है, जिसके कारण सर्दियों और गर्मियों के बीच तापमान में स्पष्ट अंतर होता है। सर्दियों में उच्च अक्षांश क्षेत्रों से आने वाली उत्तरी हवाएं ठंडी और शुष्क होती हैं। गर्मियों में निचले अक्षांशों पर तटीय क्षेत्रों से आने वाली दक्षिणी हवाएं गर्म और नम होती हैं। चीन में एक प्रमुख पर्यावरणीय मुद्दा उसके रेगिस्तानों, विशेष रूप से गोबी रेगिस्तान का निरंतर विस्तार है। हालांकि 1970 के दशक से लगाए गए अवरोधक वृक्षों की पंक्तियों ने सैंडस्टॉर्म की आवृत्ति को कम कर दिया है। लंबे समय तक सूखे और खराब कृषि प्रथाओं के परिणामस्वरूप प्रत्येक वसंत में उत्तरी चीन में धूल के तूफान आते हैं, जो फिर जापान और कोरिया सहित पूर्वी एशिया के अन्य हिस्सों में फैल जाते हैं। अन्य देशों के साथ चीन के संबंधों में जल गुणवत्ता, कटाव और प्रदूषण नियंत्रण महत्वपूर्ण मुद्दे बन गए हैं। हिमालय में ग्लेशियर पिघलने से संभावित रूप से करोड़ों लोगों के लिए पानी की कमी हो सकती है। शिक्षाविदों के अनुसार चीन में जलवायु परिवर्तन को 1.5 डिग्री सेल्सियस 2.7 डिग्री फ़ारेनहाइट तक सीमित करने के हालांकि इस तरह के मार्ग से अभी भी 3 डिग्री तापमान वृद्धि होती है। सहायक सरकारी स्तरों पर उत्पादन को बढ़ा चढ़ाकर पेश करने के कारण चीनी कृषि उत्पादकता के बारे में आधिकारिक सरकारी आंकड़े अविश्वसनीय माने जाते हैं। चीन के अधिकांश भाग में कृषि के लिए जलवायु बहुत उपयुक्त है और देश चावल, गेहूं, टमाटर, बैंगन, अंगूर, तरबूज, पालक और कई अन्य फसलों का दुनिया का सबसे बड़ा उत्पादक रहा है। 2021 में वैश्विक स्थायी घास के मैदान और चारागाह का 12% हिस्सा चीन का था, साथ ही वैश्विक फसल भूमि का 8% हिस्सा भी चीन का था। जैव विविधता। मीन का वन्य जीवन। चीन 17 मेगाडाइवर्स देशों में से एक है, जो दुनिया के दो प्रमुख जैव भौगोलिक क्षेत्रों में स्थित है, पैलेआर्कटिक और इंडोमालियन। एक उपाय के अनुसार चीन में जानवरों और संवहनी पौधों की 34,687 से अधिक प्रजातियां हैं, जो इसे ब्राजील और कोलंबिया के बाद दुनिया का तीसरा सबसे अधिक जैव विविध देश बनाती हैं। देश जैविक विविधता पर कन्वेंशन का एक पक्ष है। इसकी राष्ट्रीय जैव विविधता रणनीति और कार्य योजना 2010 में कन्वेंशन द्वारा प्राप्त की गई थी। चीन स्तनधारियों की कम से कम 551 प्रजातियों, दुनिया में तीसरी सबसे बड़ी, पक्षियों की 1221 प्रजातियां, 8वीं, सरीसृपों की 424 प्रजातियां, 7वीं, और उभयचरों की 333 प्रजातियां, 7वीं, का घर है। चीन में वन्यजीव दुनिया की सबसे बड़ी आबादी में से एक के साथ आवास साझा करते हैं और उससे तीव्र दबाव झेलते हैं। कम से कम 840 पशु प्रजातियां खतरे में हैं, कमजोर हैं या स्थानीय विलुप्त होने के खतरे में हैं, जिसका मुख्य कारण आवास विनाश, प्रदूषण और भोजन, फर और पारंपरिक चीनी चिकित्सा के लिए अवैध शिकार जैसी मानवीय गतिविधियां हैं। लुप्तप्राय वन्यजीवों को कानून द्वारा संरक्षित किया जाता है और 2005 तक देश में 2349 से अधिक प्रकृति भंडार हैं। अधिकांश जंगली जानवर पूर्व और मध्य चीन के मुख्य कृषि क्षेत्रों से समाप्त हो गए हैं, लेकिन पहाड़ी दक्षिण और पश्चिम में उनका प्रदर्शन बेहतर रहा है। बैजी के विलुप्त होने की पुष्टि 12 दिसंबर 2006 को हुई थी।
चीन में संवहनी पौधों की 32,000 से अधिक प्रजातियां हैं और यह विभिन्न प्रकार के जंगलों का घर है। देश के उत्तर में ठंडे शंकुधारी वन प्रमुख हैं, जो 120 से अधिक पक्षी प्रजातियों के साथ साथ मूस और एशियाई काले भालू जैसी पशु प्रजातियों का समर्थन करते हैं। नम शंकुधारी जंगलों की निचली मंजिल में बांस के घने जंगल हो सकते हैं। जुनिपर और यू के उच्च पर्वतीय स्टैंड में बांस को रोडोडेंड्रोन द्वारा बदल दिया जाता है। उपोष्णकटिबंधीय वन, जो मध्य और दक्षिणी चीन में प्रमुख हैं, कई दुर्लभ स्थानिक सहित पौधों की प्रजातियों के उच्च घनत्व का समर्थन करते हैं। उष्णकटिबंधीय और मौसमी वर्षावन हालांकि यून्नान और हैनान तक सीमित हैं। पर्यावरण। चीन का पर्यावरण और चीन में पर्यावरणीय मुद्दे। 2000 के दशक की शुरुआत में चीन को औद्योगिकरण की तीव्र गति के कारण पर्यावरणीय गिरावट और प्रदूषण का सामना करना पड़ा। 1979 पर्यावरण संरक्षण कानून जैसे नियम काफी कड़े हैं, हालांकि उन्हें खराब तरीके से लागू किया जाता है। अक्सर तेजी से आर्थिक विकास के पक्ष में उनकी उपेक्षा की जाती है। भारत के बाद वायु प्रदूषण के कारण चीन में दूसरी सबसे ज्यादा मौतें होती हैं, लगभग 10 लाख मौतें होती हैं। हालांकि चीन को सबसे ज्यादा CO2 उत्सर्जित करने वाले देश के रूप में स्थान दिया गया है। यह प्रति व्यक्ति केवल 8 टन CO2 उत्सर्जित करता है, जो संयुक्त राज्य अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और दक्षिण कोरिया जैसे विकसित देशों की तुलना में काफी कम है। चीन द्वारा ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन दुनिया में सबसे बड़ा है। 2022 में पारिस्थितिकी और पर्यावरण मंत्रालय द्वारा चीन के राष्ट्रीय सतही जल का केवल 87.9% मानव उपभोग के लिए उपयुक्त माना गया। चीन ने प्रदूषण पर लगाम लगाने को प्राथमिकता दी है, जिससे 2010 के दशक में वायु प्रदूषण में उल्लेखनीय कमी आई है। 2020 में चीनी सरकार ने देश के लिए 2030 से पहले अपने चरम उत्सर्जन स्तर तक पहुंचने और पेरिस समझौते के अनुरूप 2060 तक कार्बन तटस्थता हासिल करने के अपने लक्ष्य की घोषणा की, जो कि क्लाइमेट एक्शन पैक्ट के अब तक की सबसे बड़ी एकल कमी। चीन अक्षय ऊर्जा और इसके व्यावसायीकरण में दुनिया का अग्रणी निवेशक है, जिसने 2022 में $546 बिलियन का निवेश किया है। यह अक्षय ऊर्जा प्रौद्योगिकियों का एक प्रमुख निर्माता है और स्थानीय स्तर की अक्षय ऊर्जा परियोजनाओं में भारी निवेश करता है। लंबे समय से कोयले जैसे गैरनवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों पर निर्भर रहने वाले चीन में हाल के वर्षों में अक्षय ऊर्जा को अपनाने में काफी वृद्धि हुई है। 2016 में उनकी हिस्सेदारी 26.3% से बढ़कर 2022 में 31.9% हो गई है। 2023 में चीन की 60.5% बिजली कोयले, दुनिया में सबसे बड़ा उत्पादक से 13.2% जल विद्युत सबसे बड़ा, 9.4% पवन सबसे बड़ा, 6.2% सौर ऊर्जा सबसे बड़ा, 4.6% परमाणु ऊर्जा दूसरा सबसे बड़ा, 3.3% प्राकृतिक गैस पांचवा सबसे बड़ा और 2.2% जैव ऊर्जा सबसे बड़ा से आएगी। कुल मिलाकर चीन की 31% ऊर्जा अक्षय ऊर्जा स्रोतों से आई है। नवीकरणीय ऊर्जा पर जोर देने के बावजूद चीन वैश्विक तेल बाजारों से गहराई से जुड़ा हुआ है और भारत के बाद 2022 में रूसी कच्चे तेल का सबसे बड़ा आयातक रहा है। राजनीतिक भूगोल। चीन की सीमाएं, चीन की तटरेखा तथा पीपुल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना के क्षेत्रीय परिवर्तन। भूमि क्षेत्र के हिसाब से रूस के बाद चीन दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा देश है और कुल क्षेत्रफल के हिसाब से दुनिया का तीसरा या चौथा सबसे बड़ा देश है। चीन का कुल क्षेत्रफल आमतौर पर लगभग 9,600,000 किमी 2,3,700,000 वर्ग मील बताया जाता है। एनसाइक्लोपीडिया ब्रिटानिका के अनुसार विशिष्ट क्षेत्र के आंकड़े 9,572, 900 किमी 2,3,696, 100 वर्ग मील से लेकर यूएन डेमोग्राफिक ईयरबुक और द वर्ल्ड फैक्ट बुक के अनुसार 9,596, 961 किमी 2,3,705, 407 वर्ग मील तक हैं। चीन की दुनिया में सबसे लंबी संयुक्त भूमि सीमा है, जो 22,117 किलोमीटर 13,743 मील मापी गई है और इसकी तटरेखा यालू नदी, अमनोक नदी के मुहाने से टोंकिन की खाड़ी तक लगभग 14,500 किलोमीटर 9,000 मील तक फैली हुई है। चीन की सीमा 14 देशों से लगती है और यह पूर्वी एशिया के बड़े हिस्से को कवर करता है। दक्षिण पूर्व एशिया में वियतनाम, लाओस और म्यांमार की सीमा, दक्षिण एशिया में भारत, भूटान, नेपाल, पाकिस्तान और अफगानिस्तान, मध्य एशिया में ताजिकिस्तान, किर्गिस्तान और कजाकिस्तान और आंतरिक एशिया और पूर्वोत्तर एशिया में रूस, मंगोलिया और उत्तर कोरिया के साथ सीमा साझा करता है।
यह दक्षिण पश्चिम और दक्षिण में बांग्लादेश और थाईलैंड से अलग है और इसके कई समुद्री पड़ोसी हैं जैसे जापान, फिलीपींस, मलेशिया और इंडोनेशिया। चीन ने 14 पड़ोसी देशों में से 12 के साथ अपनी भूमि सीमाओं का समाधान कर लिया है और उनमें से अधिकांश में पर्याप्त समझौता किया है। चीन की वर्तमान में भारत और भूटान के साथ विवादित भूमि सीमा है। इसके अतिरिक्त चीन पूर्व और दक्षिण चीन सागर में सेनकाकू द्वीप और दक्षिण चीन सागर के संपूर्ण द्वीप जैसे क्षेत्रों को लेकर कई देशों के साथ समुद्री विवादों में शामिल है। सरकार और राजनीति। चीन की राजनीति। पीपुल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना एक एकपक्षीय राज्य है जो चीनी कम्युनिस्ट पार्टी (सीसीपी) द्वारा शासित है, जो खुद को मार्क्सवादी लेनिनवादी मानता है। यह चीन को कम्युनिस्ट पार्टी द्वारा शासित कुछ देशों में से एक बनाता है। चीनी संविधान में कहा गया है कि पीआरसी एक समाजवादी राज्य है जो लोगों की लोकतांत्रिक तानाशाही द्वारा शासित है, जिसका नेतृत्व मजदूर वर्ग करता है, और यह श्रमिकों और किसानों के गठबंधन पर आधारित है कि राज्य संस्थाएं लोकतांत्रिक केंद्रीयवाद के सिद्धांत का पालन करेंगी और यह कि चीनी विशेषताओं वाले समाजवाद की परिभाषित विशेषता चीनी कम्युनिस्ट पार्टी का नेतृत्व है। पीआरसी आधिकारिक तौर पर खुद को लोकतंत्र कहता है, समाजवादी परामर्शदात्री लोकतंत्र और संपूर्ण प्रक्रिया वाला लोगों का लोकतंत्र जैसे शब्दों का इस्तेमाल करता है। हालांकि देश को आमतौर पर एक सत्तावादी एकपक्षीय राज्य और तानाशाही के रूप में वर्णित किया जाता है, जिसमें कई क्षेत्रों में दुनिया भर में सबसे भारी प्रतिबंध हैं, विशेष रूप से प्रेस की स्वतंत्रता, विधानसभा की स्वतंत्रता, प्रजन अधिकार, सामाजिक संगठनों के मुक्त गठन, धर्म की स्वतंत्रता और इंटरनेट तक मुफ्त पहुंच के खिलाफ। इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट के डेमोक्रेसी इंडेक्स द्वारा चीन को लगातार सत्तावादी शासन के रूप में सबसे निचले स्थान पर रखा गया है। 2023 में 167 देशों में से 148वें स्थान पर है। चीनी कम्युनिस्ट पार्टी। चीनी कम्युनिस्ट पार्टी सीसीपी संविधान के अनुसार इसका सर्वोच्च निकाय राष्ट्रीय कांग्रेस है, जो हर 5 साल में आयोजित होती है। राष्ट्रीय कांग्रेस केंद्रीय समिति का चुनाव करती है, जो फिर पार्टी के पोलित ब्यूरो स्थायी समिति और महासचिव, पार्टी नेता, देश के शीर्ष नेतृत्व का चुनाव करती है। महासचिव राज्य और सरकार पर अंतिम शक्ति और अधिकार रखता है और अनौपचारिक सर्वोपरि नेता के रूप में कार्य करता है। वर्तमान महासचिव शी जिनपिंग हैं, जिन्होंने 15 नवंबर 2012 को पदभार ग्रहण किया था। स्थानीय स्तर पर एक उपखंड की सीसीपी समिति के सचिव स्थानीय सरकार स्तर से ऊंचे पद पर होते हैं। एक प्रांतीय संभाग के सीसीपी समिति सचिव राज्यपाल से ऊंचे पद पर होते हैं, जबकि एक शहर के सीसीपी समिति सचिव महापौर से ऊंचे पद पर होते हैं। सरकार। चीन सरकार। चीन में सरकार पूरी तरह से सीसीपी के नियंत्रण में है। सीसीपी सरकारी निकायों में नियुक्तियों को नियंत्रित करती है, जिसमें अधिकांश वरिष्ठ सरकारी अधिकारी सीसीपी के सदस्य होते हैं। लगभग 3000 सदस्यों वाली नेशनल पीपुल्स कांग्रेस (एनपीसी) संवैधानिक रूप से राज्य सत्ता का सर्वोच्च अंग है, हालांकि इसे रबर स्टैंप निकाय के रूप में भी वर्णित किया गया है। एनपीसी सालाना बैठक करती है, जबकि एनपीसी स्थायी समिति एनपीसी प्रतिनिधियों से चुने गए लगभग 150 सदस्य हर 2 महीने में मिलते हैं। चुनाव अप्रत्यक्ष और बहुलवादी नहीं होते हैं, सभी स्तरों पर नामांकन सीसीपी द्वारा नियंत्रित होते हैं। एनपीसी पर सीसीपी का प्रभुत्व है, जिसमें अन्य 8 छोटी पार्टियों के पास सीसीपी नेतृत्व को बनाए रखने की शर्त के तहत नाममात्र का प्रतिनिधित्व है। राष्ट्रपति का चुनाव एनपीसी द्वारा किया जाता है। राष्ट्रपति पद औपचारिक राज्य प्रतिनिधि होता है, लेकिन संवैधानिक रूप से राज्य का प्रमुख नहीं होता है। वर्तमान राष्ट्रपति शी जिनपिंग हैं, जो सीसीपी के महासचिव और केंद्रीय सैन्य आयोग के अध्यक्ष भी हैं, जो उन्हें चीन का सर्वोच्च नेता और सशस्त्र बलों का सर्वोच्च कमांडर बनाता है। प्रीमियर सरकार का मुखिया होता है, जिसमें ली कियांग वर्तमान हैं। प्रीमियर को आधिकारिक तौर पर राष्ट्रपति द्वारा नामित किया जाता है और फिर एनपीसी द्वारा चुना जाता है और आमतौर पर पोलित ब्यूरो स्थायी समिति (पीएससी) का दूसरा या तीसरा रैंकिंग सदस्य होता है। प्रीमियर स्टेट काउंसिल चीन के कैबिनेट की अध्यक्षता करता है, जिसमें 4 उपप्रीमियर, राज्य पार्षद और मंत्रालयों और आयोगों के प्रमुख होते हैं। चीनी पीपुल्स पॉलिटिकल कंसल्टेटिव कॉन्फ्रेंस (सीपीपीसीसी) एक राजनीतिक सलाहकार निकाय है। पीपुल्स कांग्रेस के समान सीपीपीसीसी विभिन्न प्रभागों में मौजूद है। सीपीपीसीसी की राष्ट्रीय समिति की अध्यक्षता पीएससी के चौथे रैंकिंग सदस्य वांग हुनिंग करते हैं। चीन के शासन की विशेषता उच्च स्तर का राजनीतिक केंद्रीकरण, लेकिन महत्वपूर्ण आर्थिक विकेंद्रीकरण है।
नीतिगत साधनों या प्रक्रियाओं को अक्सर व्यापक रूप से लागू किए जाने से पहले स्थानीय स्तर पर परीक्षण किया जाता है, जिसके परिणामस्वरूप ऐसी नीति बनती है जिसमें प्रयोग और प्रतिक्रिया शामिल होती है। आमतौर पर केंद्र सरकार का नेतृत्व विशिष्ट नीतियों का मसौदा तैयार करने से परहेज करता है, इसके बजाय स्थानीय नीति प्रयोगों या पायलट कार्यक्रमों की दिशा में बदलावों की पुष्टि या सुझाव देने के लिए अनौपचारिक नेटवर्क और साइट विजिट का उपयोग करता है। सामान्य दृष्टिकोण यह है कि केंद्र सरकार का नेतृत्व स्थानीय स्तर पर नीति विकसित होने के बाद औपचारिक नीतियों, कानून या नियमों का मसौदा तैयार करना शुरू करता है। प्रशासनिक प्रभाग। पीआरसी संवैधानिक रूप से एक एकात्मक राज्य है जो 23 प्रांतों, 5 स्वायत्त क्षेत्रों, प्रत्येक में एक नामित अल्पसंख्यक समूह के साथ, और 4 प्रत्यक्ष प्रशासित नगर पालिकाओं में विभाजित है, जिन्हें सामूहिक रूप से मुख्य भूमि चीन कहा जाता है, साथ ही हांगकांग और मकाओ के विशेष प्रशासनिक क्षेत्र SAR। पीआरसी ताइवान द्वीप को अपना ताइवान प्रांत, किनमेन और मात्सुको फुजियान प्रांत का हिस्सा मानता है और दक्षिण चीन सागर में आरओसी द्वारा नियंत्रित द्वीपों को हैनान प्रांत और ग्वांगडोंग प्रांत का हिस्सा मानता है, हालांकि ये सभी क्षेत्र चीन गणराज्य आरओसी द्वारा शासित हैं। भौगोलिक दृष्टि से मुख्य भूमि चीन के सभी 31 प्रांतीय डिवीजनों को 6 क्षेत्रों में बांटा जा सकता है। पीआरसी के 179 संयुक्त राष्ट्र सदस्य देशों के साथ राजनयिक संबंध हैं और 174 में दूतावास हैं। 2024 तक चीन के पास दुनिया के किसी भी देश के सबसे बड़े राजनयिक नेटवर्क हैं। 1971 में पीआरसी ने संयुक्त राष्ट्र में चीन के एकमात्र प्रतिनिधि के रूप में चीन गणराज्य आरओसी का स्थान लिया और संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के 5 स्थायी सदस्यों में से एक बन गया। यह G20 SCO, पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन और APC सहित अंतरसरकारी संगठनों का सदस्य है। चीन गुटनिरपेक्ष आंदोलन का पूर्व सदस्य और नेता भी था और अभी भी खुद को विकासशील देशों का हिमायती मानता है। ब्राजील, रूस, भारत और दक्षिण अफ्रीका के साथ चीन उभरती प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं के ब्रिक्स समूह का सदस्य। पीआरसी आधिकारिक तौर पर एक चीन सिद्धांत को बनाए रखता है, जो यह मानता है कि चीन के नाम पर केवल एक संप्रभु राज्य है जिसका प्रतिनिधित्व पीआरसी करता है और ताइवान उस चीन का हिस्सा है। ताइवान की अनूठी स्थिति ने पीआरसी को मान्यता देने वाले देशों को अद्वितीय एक चीन नीतियों को बनाए रखने के लिए प्रेरित किया है जो एक दूसरे से भिन्न हैं। कुछ देश स्पष्ट रूप से ताइवान पर पीआरसी के दावे को मान्यता देते हैं, जबकि अन्य, जिनमें अमेरिका और जापान शामिल हैं, केवल दावे को स्वीकार करते हैं। चीनी अधिकारियों ने कई मौकों पर विरोध किया है जब विदेशी देशों ने ताइवान की ओर कूटनीतिक पहल की है, खासकर हथियारों की बिक्री के मामले में। 1971 में संयुक्त राष्ट्र में पूर्व की जगह लेने के बाद से अधिकांश देशों ने आरओसी से पीआरसी को मान्यता दे दी है। वर्तमान चीनी विदेश नीति का अधिकांश भाग कथित तौर पर प्रीमियर झोउ एनलाई के शांतिपूर्ण सहअस्तित्व के 5 सिद्धांतों पर आधारित है और यह एकरूपता के बिना सद्भाव की अवधारणा से भी प्रेरित है, जो वैचारिक मतभेदों के बावजूद राज्यों के बीच राजनयिक संबंधों को प्रोत्साहित करता है। इस नीति ने चीन को उन राज्यों के साथ घनिष्ठ संबंधों का समर्थन करने या बनाए रखने के लिए प्रेरित किया हो सकता है जिन्हें पश्चिमी देशों द्वारा खतरनाक और दमनकारी माना जाता है, जैसे सूडान, उत्तर कोरिया और ईरान। म्यांमार के साथ चीन के घनिष्ठ संबंधों में इसकी सत्तारूढ़ सरकारों के साथ साथ इसके जातीय विद्रोही समूहों के लिए समर्थन शामिल है, जिसमें अराकान सेना भी शामिल है। रूस के साथ चीन के घनिष्ठ राजनीतिक, आर्थिक और सैन्य संबंध हैं और दोनों राज्य अक्सर संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में एकमत होकर मतदान करते हैं। संयुक्त राज्य अमेरिका के साथ चीन के संबंध जटिल हैं और इसमें गहरे व्यापारिक संबंध शामिल हैं, लेकिन महत्वपूर्ण राजनीतिक मतभेद हैं। 2000 के दशक की शुरुआत से चीन ने व्यापार और द्विपक्षीय सहयोग के लिए अफ्रीकी देशों के साथ जुड़ने की नीति का पालन किया है। यह यूरोपीय संघ के साथ व्यापक और अत्यधिक विविधतापूर्ण व्यापार संबंध बनाए रखता है और माल के लिए इसका सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार बन गया है। चीन मध्य एशिया और दक्षिण प्रशांत में अपना प्रभाव बढ़ा रहा है। देश के आसियान देशों और प्रमुख दक्षिण अमेरिकी अर्थव्यवस्थाओं के साथ मजबूत व्यापारिक संबंध हैं और यह ब्राजील, चिली, पेरू, उरुग्वे, अर्जेंटीना और कई अन्य का सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार है। 2013 में चीन ने बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव BRI की शुरुआत की, जो प्रति वर्ष 50 से 100 बिलियन डॉलर के क्रम में फंडिंग के साथ एक बड़ी वैश्विक बुनियादी ढांचा निर्माण पहल है। BRI आधुनिक इतिहास की सबसे बड़ी विकास योजनाओं में से एक हो सकती है। पिछले 6 वर्षों में इसका काफी विस्तार हुआ है और अप्रैल 2020 तक इसमें 138 देश और 30 अंतर्राष्ट्रीय संगठन शामिल हैं।
विदेश नीति संबंधों को प्रगाढ़ बनाने के अलावा विशेष रूप से कुशल परिवहन मार्गों के निर्माण पर ध्यान केंद्रित किया गया है, विशेष रूप से पूर्वी अफ्रीका और यूरोप के साथ समुद्री सिल्क रोड पर। हालांकि कार्यक्रम के तहत दिए गए कई ऋण अस्थिर हैं और चीन को कर्जदार देशों से ऋण राहत के लिए कई कॉल का सामना करना पड़ा है। सैन्य पीपुल्स लिबरेशन आर्मी और चीन के अर्धसैनिक बल। पीपुल्स लिबरेशन आर्मी पीएलए को दुनिया की सबसे शक्तिशाली सेनाओं में से एक माना जाता है और हाल के दशकों में इसका तेजी से आधुनिकीकरण हुआ है। कुछ देशों ने इस पर तकनीक चोरी का भी आरोप लगाया है। 2024 से इसमें 4 सेवाएं शामिल हैं: ग्राउंड फोर्स पीएलएजीएफ, नौसेना पीएलएन, वायुसेना पीएलएएफ और रॉकेट फोर्स पीएलआरएफ। इसकी 4 स्वतंत्र शाखाएं भी हैं: एयरोस्पेस फोर्स, साइबर स्पेस फोर्स, सूचना सहायता बल और संयुक्त रसद सहायता बल, जिनमें से पहले 3 को विघटित सामरिक सहायता बल पीएलएसएसएफ से अलग किया गया था। इसके लगभग 2.2 मिलियन सक्रिय ड्यूटी कर्मी दुनिया में सबसे बड़े हैं। पीएलए दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा परमाणु हथियारों का भंडार रखता है। 2023 के लिए चीन का आधिकारिक सैन्य बजट कुल 224 बिलियन अमेरिकी डॉलर 1.55 ट्रिलियन युआ था, जो दुनिया में दूसरा सबसे बड़ा था। हालांकि SIPRI का अनुमान है कि उस वर्ष इसका वास्तविक व्यय 296 बिलियन अमेरिकी डॉलर था, जो वैश्विक सैन्य खर्च का 12% था और देश के सकल घरेलू उत्पाद का 1.7% था। SIPRI के अनुसार 2012 से 2021 तक इसका सैन्य खर्च औसतन 215 बिलियन अमेरिकी डॉलर प्रति वर्ष या सकल घरेलू उत्पाद का 1.7% था, जो केवल संयुक्त राज्य अमेरिका से पीछे था, जो 734 बिलियन अमेरिकी डॉलर प्रति वर्ष या सकल घरेलू उत्पाद का 3.6% था। पीएलए की कमान पार्टी और राज्य के केंद्रीय सैन्य आयोग CMC के पास होती है। हालांकि आधिकारिक तौर पर 2 अलग-अलग संगठन हैं। दोनों CMC के पास नेतृत्व परिवर्तन अवधि को छोड़कर समान सदस्यता है और प्रभावी रूप से एक संगठन के रूप में कार्य करते हैं। CMC का अध्यक्ष पीएलए का कमांडर इन चीफ होता है। सामाजिक राजनीतिक मुद्दे और मानवाधिकार। चीन में मानवाधिकारों की स्थिति ने विदेशी सरकारों, विदेशी प्रेस एजेंसियों और गैर सरकारी संगठनों की महत्वपूर्ण आलोचना को आकर्षित किया है, जिसमें व्यापक नागरिक अधिकारों के उल्लंघन जैसे बिना मुकदमे के नजरबंदी, जबरन स्वीकारोक्ति, यातना, मौलिक अधिकारों के प्रतिबंध और मृत्युदंड का अत्यधिक उपयोग शामिल हैं। अपनी स्थापना के बाद से फ्रीडम हाउस ने अपने फ्रीडम इन द वर्ल्ड सर्वे में चीन को स्वतंत्र नहीं के रूप में स्थान दिया है, जबकि एमनेस्टी इंटरनेशनल ने महत्वपूर्ण मानवाधिकार हनन का दस्तावेजीकरण किया है। चीनी संविधान में कहा गया है कि नागरिकों के मौलिक अधिकारों में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, प्रेस की स्वतंत्रता, निष्पक्ष सुनवाई का अधिकार, धर्म की स्वतंत्रता, सार्वभौमिक मताधिकार और संपत्ति के अधिकार शामिल हैं। हालांकि व्यवहार में ये प्रावधान राज्य द्वारा आपराधिक अभियोजन के खिलाफ महत्वपूर्ण सुरक्षा प्रदान नहीं करते हैं। हालांकि सरकारी नीतियों और सत्तारूढ़ CCP की कुछ आलोचनाएं सहन की जाती हैं, लेकिन राजनीतिक भाषण और सूचना की सेंसरशिप दुनिया में सबसे कठोर है और सामूहिक कार्रवाई को रोकने के लिए नियमित रूप से इसका इस्तेमाल किया जाता है। चीन में दुनिया की सबसे व्यापक और परिष्कृत इंटरनेट सेंसरशिप व्यवस्था भी है, जिसमें कई वेबसाइटें ब्लॉक हैं। सरकार लोकप्रिय विरोध और प्रदर्शनों को दबाती है, जिन्हें वह सामाजिक स्थिरता के लिए संभावित खतरा मानती है। इसके अतिरिक्त चीन देश में रहने वाले व्यक्तियों के सामाजिक नियंत्रण के साधन के रूप में कैमरों, चेहरे की पहचान करने वाले सॉफ्टवेयर, सेंसर और व्यक्तिगत तकनीक की निगरानी के एक विशाल जासूसी नेटवर्क का उपयोग करता है, जहां बड़ी संख्या में जातीय अल्पसंख्यक रहते हैं, जिसमें हिंसक पुलिस कार्रवाई और धार्मिक दमन शामिल हैं। 2017 से चीनी सरकार जिनजियांग में कठोर कार्रवाई में लगी हुई है, जिसमें लगभग 10 लाख उइगर और अन्य जातीय और धार्मिक अल्पसंख्यकों को नजरबंदी शिविरों में हिरासत में लिया गया है, जिसका उद्देश्य बंदियों की राजनीतिक सोच, उनकी पहचान और उनके धार्मिक विश्वासों को बदलना है। पश्चिमी रिपोर्टों के अनुसार इन सुविधाओं में राजनीतिक विचारधारा, यातना, शारीरिक और मनोवैज्ञानिक शोषण, जबरन नसबंदी, यौन शोषण और जबरन श्रम आम हैं। 2020 की विदेश नीति रिपोर्ट के अनुसार उइगरों के साथ चीन का व्यवहार संयुक्त राष्ट्र के नरसंहार की परिभाषा को पूरा करता है। चीनी अधिकारियों ने हांगकांग में असंतोष पर भी नकेल कसी है, खासकर 2020 में राष्ट्रीय सुरक्षा कानून पारित होने के बाद। 2017 और 2020 में प्यू रिसर्च सेंटर ने चीन में धार्मिक संबंधी सामाजिक शत्रुता को गंभीरता में कम रैंकिंग के बावजूद धर्म पर चीनी सरकार के प्रतिबंधों की गंभीरता को दुनिया में सबसे ज्यादा बताया।
वैश्विक गुलामी सूचकांक ने अनुमान लगाया कि 2016 में 3.8 मिलियन से अधिक लोग जनसंख्या का 0.25% आधुनिक गुलामी की स्थिति में रह रहे थे, जिनमें मानव तस्करी, जबरन श्रम, जबरन विवाह, बाल श्रम और राज्य द्वारा लगाए गए जबरन श्रम के शिकार शामिल थे। श्रम लाओजियाओ प्रणाली के माध्यम से राज्य द्वारा लगाए गए पुनः शिक्षा को औपचारिक रूप से 2013 में समाप्त कर दिया गया था, लेकिन यह स्पष्ट नहीं है कि इसकी प्रथाएं किस हद तक बंद हुई हैं। श्रम लाओगाई प्रणाली के माध्यम से बहुत बड़े सुधार में श्रम जेल, कारखाने, निरोध केंद्र और पुनः शिक्षा शिविर शामिल हैं। लाओगाई रिसर्च फाउंडेशन ने जून 2008 में अनुमान लगाया था कि ऐसी सुविधाओं की संख्या लगभग 1422 थी, हालांकि इसने चेतावनी दी थी कि यह संख्या संभवतः कम आंकी गई है। सरकार के बारे में जनता के विचार। चीन में राजनीतिक चिंताओं में अमीर और गरीब के बीच बढ़ती खाई और सरकारी भ्रष्टाचार शामिल हैं। बहरहाल, अंतर्राष्ट्रीय सर्वेक्षणों से पता चलता है कि चीनी जनता में अपनी सरकार के प्रति उच्च स्तर की संतुष्टि है। इन विचारों को आमतौर पर चीनी आबादी के बड़े हिस्से के लिए उपलब्ध भौतिक आराम और सुरक्षा के साथ साथ सरकार की चौकसी और जवाबदेही के लिए जिम्मेदार ठहराया जाता है। वर्ल्ड वैल्यूज सर्वे 2022 के अनुसार 91% चीनी उत्तरदाताओं को अपनी सरकार पर महत्वपूर्ण भरोसा है। 13 जुलाई 2020 में प्रकाशित हार्वर्ड विश्वविद्यालय के एक सर्वेक्षण में पाया गया कि 2003 के बाद से सरकार के प्रति नागरिक संतुष्टि में वृद्धि हुई है। साथ ही सर्वेक्षण के इतिहास में चीन की सरकार को पहले से कहीं अधिक प्रभावी और सक्षम बताया गया है। अर्थव्यवस्था। चीन की अर्थव्यवस्था। चीन नाममात्र जीडीपी के मामले में दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है और क्रय शक्ति समता (पीपीपी) के मामले में दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। 2022 तक चीन नाममात्र जीडीपी द्वारा वैश्विक अर्थव्यवस्था का लगभग 18% हिस्सा है। चीन दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं में से एक है। 1978 में आर्थिक सुधारों की शुरुआत के बाद से इसकी आर्थिक वृद्धि लगभग लगातार 6% से ऊपर रही है। विश्व बैंक के अनुसार चीन की जीडीपी 1978 में $150 बिलियन से बढ़कर 2022 तक $17.96 ट्रिलियन हो गई। यह प्रति व्यक्ति नाममात्र जीडीपी में 64वें स्थान पर है, जो इसे एक उच्च मध्यम आय वाला देश बनाता है। दुनिया की 500 सबसे बड़ी कंपनियों में से 135 का मुख्यालय चीन में है। कम से कम 2024 तक चीन के पास दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा इक्विटी बाजार और वायदा बाजार होगा, साथ ही तीसरा सबसे बड़ा बॉन्ड बाजार भी होगा। पूर्वी एशियाई और वैश्विक इतिहास में चीन दुनिया की अग्रणी आर्थिक शक्तियों में से एक था। पिछले 2 सहस्राब्दियों के अधिकांश समय में यह देश दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में से एक था, जिसके दौरान इसने समृद्धि और गिरावट के चक्र देखे हैं। 1978 में आर्थिक सुधार शुरू होने के बाद से चीन एक अत्यधिक विविध अर्थव्यवस्था और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में सबसे अधिक परिणामी खिलाड़ियों में से एक के रूप में विकसित हुआ है। प्रतिस्पर्धी ताकत के प्रमुख क्षेत्रों में विनिर्माण, खुदरा, खनन, इस्पात, कपड़ा, ऑटोमोबाइल, ऊर्जा उत्पादन, हरित ऊर्जा, बैंकिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स, दूरसंचार, रियल एस्टेट, ई-कॉमर्स और पर्यटन शामिल हैं। चीन में दुनिया के 10 सबसे बड़े स्टॉक एक्सचेंजों में से 3 हैं, शंघाई, हांगकांग और शेनज़ेन, जिनका कुल बाजार पूंजीकरण अक्टूबर 2020 तक $15.9 ट्रिलियन से अधिक है। चीन के 4 शंघाई, हांगकांग, बीजिंग और शेनज़ेन दुनिया के शीर्ष 10 सबसे प्रतिस्पर्धी वित्तीय केंद्रों में से हैं, जो कि 2020 के वैश्विक वित्तीय केंद्र सूचकांक में किसी भी अन्य देश से अधिक है। आधुनिक चीन को अक्सर राज्य पूंजीवाद या पार्टी राज्य पूंजीवाद के उदाहरण के रूप में वर्णित किया जाता है। राज्य ऊर्जा उत्पादन और भारी उद्योगों जैसे रणनीतिक स्तंभ क्षेत्रों में हावी है, लेकिन निजी उद्यम का बहुत विस्तार हुआ है। 2008 में लगभग 30 मिलियन निजी व्यवसाय दर्ज किए गए थे। आधिकारिक आंकड़ों के अनुसार निजी स्वामित्व वाली कंपनियां चीन के सकल घरेलू उत्पाद का 60% से अधिक हिस्सा बनाती हैं। चीन 2010 से दुनिया का सबसे बड़ा विनिर्माण राष्ट्र रहा है, जिसने अमेरिका को पीछे छोड़ दिया है, जो पिछले 100 वर्षों से सबसे बड़ा था। यूएस नेशनल साइंस फाउंडेशन के अनुसार 2012 से चीन उच्च तकनीक विनिर्माण देश में दूसरा सबसे बड़ा देश भी रहा है। चीन संयुक्त राज्य अमेरिका के बाद दूसरा सबसे बड़ा खुदरा बाजार है। चीन ई-कॉमर्स में दुनिया का नेतृत्व करता है, जो 2021 में वैश्विक बाजार हिस्सेदारी का 37% से अधिक है। चीन इलेक्ट्रिक वाहन की खपत और उत्पादन में दुनिया का अग्रणी है। 2022 तक दुनिया में सभी प्लग-इन इलेक्ट्रिक कारों, बीईवी और पीएचईवी का आधा हिस्सा बनाता और खरीदता है।
चीन इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए बैटरी के साथ साथ बैटरी के लिए कई प्रमुख कच्चे माल का भी अग्रणी उत्पादक है। पर्यटन। चीन में पर्यटन और चीन में विश्व धरोहर स्थलों की सूची। चीन में 2019 में 65.7 मिलियन अंतर्राष्ट्रीय आगंतुक आए और 2018 में यह दुनिया का चौथा सबसे अधिक दौरा किया जाने वाला देश था। यह घरेलू पर्यटन की एक विशाल मात्रा का भी अनुभव करता है। चीनी पर्यटकों ने 2019 में देश के भीतर अनुमानित 6 बिलियन यात्राएं की। चीन इटली के बाद दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी विश्व धरोहर स्थलों की मेजबानी करता है और सबसे लोकप्रिय पर्यटन स्थलों में से एक है। एशिया प्रशांत में पहला। संपत्ति। चीन में आय असमानता। 2021 में दुनिया की कुल संपत्ति में चीन का हिस्सा 17.9% था, जो अमेरिका के बाद दुनिया में दूसरे स्थान पर था। चीन ने इतिहास में किसी भी अन्य देश की तुलना में अधिक लोगों को अत्यधिक गरीबी से बाहर निकाला। 1978 और 2018 के बीच चीन ने अत्यधिक गरीबी को 800 मिलियन तक कम कर दिया। 1990 से 2018 तक प्रतिदिन $1.90 से कम आय। 2011 पीपीपी के साथ रहने वाली चीनी आबादी का अनुपात 66.3% से घटकर 0.3% हो गया। प्रतिदिन $3.20 से कम आय के साथ रहने वाले हिस्से में 90.0% से 2.9% और प्रतिदिन $5.50 से कम आय के साथ रहने वाले हिस्से में 98.3% से घटकर 17.0% हो गया। 1978 से 2018 तक जीवन स्तर का औसत मानक 26 के कारक से गुणा किया गया। पिछले 40 वर्षों में चीन में मजदूरी में काफी वृद्धि हुई है। वास्तविक मुद्रास्फीति समायोजित मजदूरी 1978 से 2007 तक 7 गुना बढ़ी। प्रति व्यक्ति आय में भी काफी वृद्धि हुई है। जब 1949 में पीआरसी की स्थापना हुई थी, चीन में प्रति व्यक्ति आय विश्व औसत का 5वां हिस्सा थी। प्रति व्यक्ति आय अब विश्व औसत के बराबर है। चीन का विकास अत्यधिक असमान है। इसके प्रमुख शहर और तटीय क्षेत्र ग्रामीण और आंतरिक क्षेत्रों की तुलना में कहीं अधिक समृद्ध हैं। इसमें आर्थिक असमानता का स्तर उच्च है, जो आर्थिक सुधारों के बाद तेजी से बढ़ी है, हालांकि 2010 के दशक में काफी कम हो गई है। विश्व बैंक के अनुसार 2020 में चीन का गिनी गुणांक 0.371 था। मार्च 2024 तक चीन 473 चीनी अरबपतियों और 6.2 मिलियन करोड़पतियों के साथ अरबपतियों की कुल संख्या और करोड़पतियों की कुल संख्या में अमेरिका के बाद दुनिया में दूसरे स्थान पर था। क्रेडिट सुइस की वैश्विक संपत्ति रिपोर्ट के अनुसार 2019 में चीन ने कम से कम $1,10,000 की शुद्ध व्यक्तिगत संपत्ति वाले सबसे अधिक लोगों के घर के रूप में अमेरिका को पीछे छोड़ दिया। जनवरी 2021 तक चीन में 85 महिला अरबपति थीं, जो वैश्विक कुल का 2/3 है। चीन में 2015 से दुनिया की सबसे बड़ी मध्यम वर्ग की आबादी है। 2024 तक मध्यम वर्ग बढ़कर 500 मिलियन हो गया। वैश्विक अर्थव्यवस्था में चीन 2001 से विश्व व्यापार संगठन का सदस्य है और दुनिया की सबसे बड़ी व्यापारिक शक्ति है। 2016 तक चीन 124 देशों का सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार था। आयात और निर्यात के योग से चीन 2013 में दुनिया का सबसे बड़ा व्यापारिक राष्ट्र बन गया, साथ ही दुनिया का सबसे बड़ा कमोडिटी आयातक भी बन गया, जो समुद्री शुष्क थोक बाजार का लगभग 45% हिस्सा है। मार्च 2024 तक चीन का विदेशी मुद्रा भंडार 3.246 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर तक पहुंच गया, जिससे इसका भंडार दुनिया में अब तक का सबसे बड़ा हो गया। 2022 में चीन दुनिया के सबसे बड़े प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (FDI) प्राप्तकर्ताओं में से एक था, जिसने $180 बिलियन आकर्षित किए, हालांकि इनमें से अधिकांश हांगकांग से होने का अनुमान लगाया गया था। 2021 में चीन का विदेशी मुद्रा प्रेषण 53 बिलियन अमेरिकी डॉलर था, जिससे यह दुनिया में प्रेषण का दूसरा सबसे बड़ा प्राप्तकर्ता बन गया। चीन विदेशों में भी निवेश करता है। 2023 में कुल बाहरी FDI $147.9 बिलियन है और चीनी कंपनियों द्वारा विदेशी फर्मों के कई प्रमुख अधिग्रहण हैं। अर्थशास्त्रियों ने तर्क दिया है कि चीनी सरकार के मुद्रा हस्तक्षेप के कारण रेनमिनबी का मूल्यांकन कम किया गया है, जिससे चीन को अनुचित व्यापार लाभ मिल रहा है। नकली सामान की बड़ी मात्रा में निर्माण के लिए भी चीन की व्यापक रूप से आलोचना की गई है। अमेरिकी सरकार ने यह भी आरोप लगाया है कि चीन बौद्धिक संपदा (IP) अधिकारों का सम्मान नहीं करता है और जासूसी अभियानों के जरिए IP चुराता है। 2020 में हार्वर्ड विश्वविद्यालय के आर्थिक जटिलता सूचकांक ने चीन के निर्यात की जटिलता को दुनिया में 17वें स्थान पर रखा, जो 2010 में 24वें स्थान पर था।
चीनी सरकार ने अंतर्राष्ट्रीय मौद्रिक प्रणाली की कथित कमजोरियों के परिणामस्वरूप अमेरिकी डॉलर पर अपनी निर्भरता कम करने के लिए रेनमिनबी के अंतर्राष्ट्रीयकरण को बढ़ावा दिया है। रेनमिनबी IMF के विशेष आहरण अधिकारों का एक घटक है और 2023 तक दुनिया की चौथी सबसे अधिक कारोबार वाली मुद्रा है। हालांकि आंशिक रूप से पूंजी नियंत्रण के कारण रेनमिनबी पूरी तरह से परिवर्तनीय मुद्रा नहीं बन पाती है। यह अंतर्राष्ट्रीय व्यापार की मात्रा में यूरो, अमेरिकी डॉलर और जापानी येन से बहुत पीछे है। विज्ञान और प्रौद्योगिकी। चीन में विज्ञान और प्रौद्योगिकी, चीनी खोजों की सूची और चीनी आविष्कारों की सूची। ऐतिहासिक। चीन में विज्ञान और प्रौद्योगिकी का इतिहास। मिंग राजवंश तक चीन विज्ञान और प्रौद्योगिकी में विश्व में अग्रणी था। प्राचीन और मध्ययुगीन चीनी खोज और आविष्कार जैसे कि कागज बनाना, छपाई, कंपास और बारूद 4 महान आविष्कार पूर्वी एशिया, मध्य पूर्व और बाद में यूरोप में व्यापक हो गए। चीनी गणितज्ञ नकारात्मक संख्याओं का उपयोग करने वाले पहले व्यक्ति थे। 17वीं शताब्दी तक पश्चिमी दुनिया ने वैज्ञानिक और तकनीकी उन्नति में चीन को पीछे छोड़ दिया। इस प्रारंभिक आधुनिक महान विचलन के कारणों पर विद्वानों द्वारा बहस जारी है। 19वीं शताब्दी में यूरोपीय औपनिवेशिक शक्तियों और इंपीरियल जापान द्वारा बार बार सैन्य हार के बाद चीनी सुधारकों ने आत्मसुदृढ़ीकरण आंदोलन के हिस्से के रूप में आधुनिक विज्ञान और प्रौद्योगिकी को बढ़ावा देना शुरू किया। 1949 में कम्युनिस्टों के सत्ता में आने के बाद सोवियत संघ के मॉडल के आधार पर विज्ञान और प्रौद्योगिकी को व्यवस्थित करने का प्रयास किया गया, जिसमें वैज्ञानिक अनुसंधान केंद्रीय योजना का हिस्सा था। 1976 में माओ की मृत्यु के बाद विज्ञान और प्रौद्योगिकी को 4 आधुनिकीकरणों में से एक के रूप में बढ़ावा दिया गया और सोवियत प्रेरित शैक्षणिक प्रणाली में धीरे धीरे सुधार किया गया। आधुनिक युग। सांस्कृतिक क्रांति की समाप्ति के बाद से चीन ने वैज्ञानिक अनुसंधान में महत्वपूर्ण निवेश किया है और R&D खर्च में अमेरिका के साथ तेजी से आगे बढ़ रहा है। चीन ने आधिकारिक तौर पर 2023 में R&D पर अपने सकल घरेलू उत्पाद का लगभग 2.6% खर्च किया, जो लगभग $458.5 बिलियन है। विश्व बौद्धिक संपदा संकेतकों के अनुसार चीन को 2018 और 2019 में अमेरिका की तुलना में अधिक आवेदन प्राप्त हुए और 2021 में पेटेंट, उपयोगिता मॉडल, ट्रेडमार्क, औद्योगिक डिजाइन और रचनात्मक वस्तुओं के निर्यात में विश्व स्तर पर पहले स्थान पर रहा। यह 2023 में ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स में 12वें स्थान पर था, जो 2013 में इसके 35वें स्थान से काफी सुधार है। चीनी सुपर कंप्यूटर दुनिया में सबसे तेज हैं। सबसे उन्नत अर्धचालक और जेट इंजन विकसित करने के इसके प्रयासों में देरी और असफलताएं देखी गई हैं। चीन विज्ञान, प्रौद्योगिकी, इंजीनियरिंग और गणित STEM पर जोर देते हुए अपनी शिक्षा प्रणाली विकसित कर रहा है। यह 2016 में वैज्ञानिक पत्रों का दुनिया का सबसे बड़ा प्रकाशक बन गया। अंतरिक्ष कार्यक्रम। चीनी अंतरिक्ष कार्यक्रम। चीनी अंतरिक्ष कार्यक्रम 1958 में सोवियत संघ से कुछ प्रौद्योगिकी हस्तांतरण के साथ शुरू हुआ। हालांकि इसने 1970 तक डोंगफेंग होंगआई के साथ देश का पहला उपग्रह लॉन्च नहीं किया, जिससे चीन स्वतंत्र रूप से ऐसा करने वाला 5वां देश बन गया। 2003 में चीन शेंझोउ 5 पर सवार यांग लीवेई के अंतरिक्ष यान के साथ स्वतंत्र रूप से मनुष्यों को अंतरिक्ष में भेजने वाला दुनिया का तीसरा देश बन गया। 2023 तक 18 चीनी नागरिक अंतरिक्ष में यात्रा कर चुके हैं, जिनमें 2 महिलाएं शामिल हैं। 2011 में चीन ने अपना पहला अंतरिक्ष स्टेशन टेस्टबेड तियांगोंग 1 लॉन्च किया। 2013 में चांगई 3 मिशन के हिस्से के रूप में एक चीनी रोबोट रोवर युतु ने सफलतापूर्वक चंद्र सतह पर कदम रखा। 2019 में चीन चंद्रमा के दूर वाले हिस्से पर एक जांच चांगई 4 उतारने वाला पहला देश बन गया। 2020 में चांगई 5 ने चंद्रमा के नमूनों को सफलतापूर्वक पृथ्वी पर लौटाया, जिससे चीन स्वतंत्र रूप से ऐसा करने वाला तीसरा देश बन गया। 2021 में चीन मंगल ग्रह पर अंतरिक्ष यान उतारने वाला तीसरा देश बन गया और मंगल ग्रह पर रोवर ज़ुरोंग तैनात करने वाला दूसरा देश बन गया। चीन ने 3 नवंबर 2022 को पृथ्वी की निचली कक्षा में अपना स्वयं का मॉड्यूलर अंतरिक्ष स्टेशन तियांगोंग पूरा कर लिया। 29 नवंबर 2022 को चीन ने तियांगोंग पर अपना पहला इनऑर्बिट क्रू हैंडओवर किया। मई 2023 में चीन ने 2030 तक चंद्रमा पर मनुष्यों को उतारने की योजना की घोषणा की। उस लक्ष्य के लिए चीन वर्तमान में एक चंद्र सक्षम सुपरभारी लॉन्चर लॉन्ग मार्च 10, एक नया चालक दल वाला अंतरिक्ष यान और एक चालक दल वाला चंद्र लैंडर विकसित कर रहा है। चीन ने 3 मई 2024 को चांगे 6 भेजा, जिसने चंद्रमा के दूर के हिस्से पर अपोलो बेसिन से पहला चंद्र नमूना वापसी किया।
यह चीन का दूसरा चंद्र नमूना वापसी मिशन है। पहला 4 साल पहले चंद्र के निकट से चांगे 5 द्वारा हासिल किया गया था। यह चंद्र सतह की अवरक्त स्पेक्ट्रोस्कोपी का संचालन करने और चंद्र सतह पर चांगे 6 लैंडर की छवि बनाने के लिए यिडोंग जियांगजी नामक एक चीनी रोवर भी ले गया। लैंडरसेंडर रोवर संयोजन को 1 जून 2024 को 22:23 यूटीसी पर लैंडिंग से पहले ऑर्बिटर और रिटर्नर के साथ अलग किया गया था। यह 1 जून 2024 को चंद्रमा की सतह पर उतरा। 3 जून 2024 को 23:38 यूटीसी पर एस्केंडर को चंद्र की कक्षा में वापस लॉन्च किया गया, जिसमें लैंडर द्वारा एकत्र किए गए नमूने थे और बाद में चंद्र की कक्षा में डॉकिंग से पहले एक और रोबोटिक मुलाकात पूरी करेगा। सैंपल कंटेनर को फिर रिटर्नर में स्थानांतरित कर दिया जाएगा, जो जून 2024 में इनर मंगोलिया में उतरेगा, जिससे चीन का दूर की ओर का अलौकिक नमूना वापसी मिशन पूरा हो जाएगा। आधारभूत संरचना। दशकों से चले आ रहे बुनियादी ढांचे के उछाल के बाद चीन ने कई विश्वअग्रणी बुनियादी ढांचा परियोजनाओं का निर्माण किया है। इसमें सबसे बड़ा हाई स्पीड रेल नेटवर्क, सबसे ज्यादा ऊंची गगनचुंबी इमारतें, सबसे बड़ा बिजली संयंत्र, 3 गॉर्जेस डैम और सबसे ज्यादा संख्या में उपग्रहों के साथ एक वैश्विक उपग्रह नेविगेशन प्रणाली है। दूरसंचार। चीन में दूरसंचार। चीन दुनिया का सबसे बड़ा दूरसंचार बाजार है और वर्तमान में फरवरी 2023 तक 1.7 बिलियन से अधिक ग्राहकों के साथ किसी भी देश की तुलना में सबसे अधिक सक्रिय सेलफोन हैं। इसमें इंटरनेट और ब्रॉडबैंड उपयोगकर्ताओं की सबसे बड़ी संख्या है। दिसंबर 2023 तक 1.09 बिलियन से अधिक इंटरनेट उपयोगकर्ता हैं, जो इसकी आबादी के लगभग 77.5% के बराबर है। 2018 तक चीन में 1 बिलियन से अधिक 4G उपयोगकर्ता थे, जो दुनिया के कुल का 40% था। चीन 5G में तेजी से प्रगति कर रहा है। 2018 के अंत तक चीन ने बड़े पैमाने पर और वाणिज्यिक 5G परीक्षण शुरू कर दिए थे। दिसंबर 2023 तक चीन में 810 मिलियन से अधिक 5G उपयोगकर्ता और 3.38 मिलियन बेस स्टेशन स्थापित थे। चाइना मोबाइल, चाइना यूनिकॉम और चाइना टेलीकॉम चीन में मोबाइल और इंटरनेट के 3 बड़े प्रदाता हैं। अकेले चाइना टेलीकॉम ने 145 मिलियन से अधिक ब्रॉडबैंड ग्राहकों और 300 मिलियन मोबाइल उपयोगकर्ताओं को सेवा प्रदान की। चाइना यूनिकॉम के लगभग 300 मिलियन ग्राहक थे और उनमें से सबसे बड़े चाइना मोबाइल के पास 2018 तक 925 मिलियन उपयोगकर्ता थे। संयुक्त रूप से तीनों ऑपरेटरों के पास चीन में 3.4 मिलियन से अधिक 4G बेस स्टेशन थे। कई चीनी दूरसंचार कंपनियों, विशेष रूप से हुआवेई और ZTE पर चीनी सेना के लिए जासूसी करने का आरोप लगाया गया है। चीन ने अपना स्वयं का उपग्रह नेविगेशन सिस्टम विकसित किया है, जिसे बेदौ नाम दिया गया है, जिसने 2012 में एशिया भर में वाणिज्यिक नेविगेशन सेवाओं की पेशकश शुरू की और साथ ही 2018 के अंत तक वैश्विक सेवाएं भी प्रदान की। बेदौ ने GPS और ग्लोनास के बाद तीसरा पूर्ण वैश्विक नेविगेशन उपग्रह बनाया। परिवहन। चीन में परिवहन 1990 के दशक के उत्तरार्ध से राष्ट्रीय राजमार्गों और एक्सप्रेसवे के नेटवर्क के निर्माण के माध्यम से चीन के राष्ट्रीय सड़क नेटवर्क का काफी विस्तार किया गया है। 2022 में चीन के राजमार्ग 1,77,000 किलोमीटर, 1,10,000 मील की कुल लंबाई तक पहुंच गए थे, जिससे यह दुनिया की सबसे लंबी राजमार्ग प्रणाली बन गई। चीन के पास ऑटोमोबाइल के लिए दुनिया का सबसे बड़ा बाजार है, जिसने ऑटो बिक्री और उत्पादन दोनों में संयुक्त राज्य अमेरिका को पीछे छोड़ दिया है। देश 2023 तक दुनिया का सबसे बड़ा कार निर्यातक है। चीन के सड़क नेटवर्क के तेजी से विकास का एक साइड इफेक्ट यातायात दुर्घटनाओं में उल्लेखनीय वृद्धि है। शहरी क्षेत्रों में चीन की रेलवे, जो कि राज्य के स्वामित्व वाली चाइना स्टेट रेलवे ग्रुप कंपनी द्वारा संचालित की जाती है, दुनिया की सबसे व्यस्त रेलवे में से एक है, जो 2006 में दुनिया की केवल 6% पटरियों पर दुनिया के रेल यातायात की मात्रा का 1/4 हिस्सा संभालती थी। 2023 तक देश में 1,59,000 किलोमीटर, 98,798 मील रेलवे था, जो दुनिया का दूसरा सबसे लंबा नेटवर्क है। रेलवे विशेष रूप से चीनी नव वर्ष की छुट्टियों के दौरान भारी मांग को पूरा करने के लिए संघर्ष करती है, जब दुनिया का सबसे बड़ा वार्षिक मानव प्रवास होता है। चीन की हाई स्पीड रेल HSR प्रणाली का निर्माण 2000 के दशक की शुरुआत में शुरू हुआ था। 409 बीजिंग शंघाई, बीजिंग तियानजिन और चेंगदू चोंगकिंग लाइनों पर सेवाएं 350 किलोमीटर प्रति घंटा, 217 मील प्रति घंटे तक पहुंचती हैं, जो उन्हें दुनिया की सबसे तेज पारंपरिक उच्च गति रेलवे सेवाएं बनाती हैं।
2019 में 2.3 बिलियन से अधिक यात्रियों की वार्षिक सवारता के साथ यह दुनिया का सबसे व्यस्त है। नेटवर्क में बीजिंग गुआंगझो हाई स्पीड रेलवे, दुनिया की सबसे लंबी HSR लाइन और बीजिंग शंघाई हाई स्पीड रेलवे शामिल हैं, जिसमें दुनिया के 3 सबसे लंबे रेलमार्ग पुल हैं। शंघाई मैगलेव ट्रेन, जो 431 किलोमीटर प्रति घंटा 268 मील प्रति घंटे तक पहुंचती है, दुनिया की सबसे तेज वाणिज्यिक ट्रेन सेवा है। 2020 तक चीन दुनिया की 5 सबसे लंबी मेट्रो प्रणालियों का दावा करता है, जिसमें शंघाई, बीजिंग, ग्वांगझू, चेंगडू और शेनज़ेन में नेटवर्क सबसे बड़ा है। चीन में नागरिक उड्डयन उद्योग में अधिकांशतः सरकार का वर्चस्व है, जिसमें चीनी सरकार ने अधिकांश चीनी एयरलाइनों में बहुलांश हिस्सेदारी बरकरार रखी है। चीन में शीर्ष 3 एयरलाइनें, जिन्होंने सामूहिक रूप से 2018 में बाजार का 71% हिस्सा बनाया, सभी राज्य के स्वामित्व वाली हैं। पिछले दशकों में हवाई यात्रा का तेजी से विस्तार हुआ है, जिसमें यात्रियों की संख्या 1990 में 16.6 मिलियन से बढ़कर 2017 में 551.2 मिलियन हो गई है। 2024 में चीन में लगभग 259 हवाई अड्डे थे। चीन में 2000 से अधिक नदी और समुद्री बंदरगाह हैं, जिनमें से लगभग 130 विदेशी शिपिंग के लिए खुले हैं। 50 सबसे व्यस्त कंटेनर बंदरगाहों में से 15 चीन में स्थित हैं, जिनमें से सबसे व्यस्त शंघाई बंदरगाह है, जो दुनिया का सबसे व्यस्त बंदरगाह भी है। देश के अंतर्देशीय जलमार्ग दुनिया के 6ठे सबसे लंबे हैं और कुल 27,700 किलोमीटर 17,212 मील हैं। जल आपूर्ति एवं स्वच्छता। चीन में जल आपूर्ति और स्वच्छता। चीन में जल आपूर्ति और स्वच्छता बुनियादी ढांचे को तेजी से शहरीकरण, साथ ही पानी की कमी, प्रदूषण और प्रदूषण जैसी चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है। 2015 में जल आपूर्ति और स्वच्छता के लिए संयुक्त निगरानी कार्यक्रम के अनुसार चीन में लगभग 36% ग्रामीण आबादी के पास अभी भी बेहतर स्वच्छता तक पहुंच नहीं है। चल रही दक्षिणोत्तर जल हस्तांतरण परियोजना का उद्देश्य उत्तर में पानी की कमी को कम करना है। जनसांख्यिकी। चीन की जनसांख्यिकी। 2020 की चीनी जनगणना में जनसंख्या लगभग 1,411,778,724 दर्ज की गई। लगभग 17.95% 14 वर्ष या उससे कम उम्र के थे, 63.35% 15 से 59 वर्ष के बीच के थे और 18.7% 60 वर्ष से अधिक उम्र के थे। 2010 और 2020 के बीच औसत जनसंख्या वृद्धि दर 0.53% थी। जनसंख्या वृद्धि की चिंताओं को देखते हुए चीन ने 1970 के दशक के दौरान 2 बच्चों की सीमा लागू की और 1979 में प्रति परिवार 1 बच्चे की और भी सख्त सीमा की वकालत करना शुरू किया। हालांकि 1980 के दशक के मध्य से सख्त सीमाओं की अलोकप्रियता को देखते हुए चीन ने कुछ प्रमुख छूटों की अनुमति देना शुरू कर दिया, विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्रों में, जिसके परिणामस्वरूप 1980 के दशक के मध्य से 2015 तक वास्तव में 1.5 बच्चे की नीति थी। जातीय अल्पसंख्यकों को भी 1 बच्चे की सीमा से छूट दी गई थी। नीति का अगला बड़ा ढील दिसंबर 2013 में लागू किया गया था, जिसमें परिवारों को 2 बच्चे पैदा करने की अनुमति दी गई थी यदि माता पिता में से एक एकमात्र बच्चा है। 2016 में 1 बच्चे की नीति को 2 बच्चे की नीति के पक्ष में बदल दिया गया था। 31 मई 2021 को जनसंख्या की बढ़ती उम्र के कारण 3 बाल नीति की घोषणा की गई और जुलाई 2021 में परिवार के आकार की सभी सीमाओं के साथ साथ उन्हें पार करने पर दंड भी हटा दिया गया। 2023 में कुल प्रजनन दर 1.09 बताई गई, जो दुनिया में सबसे कम है। 2023 में राष्ट्रीय सांख्यिकी ब्यूरो ने अनुमान लगाया कि 2021 से 2022 तक जनसंख्या में 8,50,000 की गिरावट आई, जो 1961 के बाद पहली गिरावट है। विद्वानों के एक समूह के अनुसार 1 बच्चे की सीमा का जनसंख्या वृद्धि या कुल जनसंख्या आकार पर बहुत कम प्रभाव पड़ा है। हालांकि इन विद्वानों को चुनौती दी गई है। नीति लड़कों के लिए पारंपरिक वरीयता के साथ जन्म के समय लिंग अनुपात में असंतुलन में योगदान दे सकती है। 2020 की जनगणना में पाया गया कि पुरुषों की कुल आबादी में 51.2% हिस्सा है। हालांकि चीन का लिंग अनुपात 1953 की तुलना में अधिक संतुलित है, जब पुरुषों की आबादी 51.8% थी। शहरीकरण। चीन के शहरों की सूची। जनसंख्या के अनुसार चीन के शहरों की सूची और चीन में मेगालोपोलिस। हाल के दशकों में चीन में काफी शहरीकरण हुआ है। शहरी क्षेत्रों में रहने वाली देश की आबादी का प्रतिशत 1980 में 20% से बढ़कर 2023 में 66% से अधिक हो गया।
चीन में 10 लाख से अधिक आबादी वाले 160 से अधिक शहर हैं, जिनमें 2021 तक 17 मेगासिटी 10 मिलियन से अधिक आबादी वाले शहर चोंगकिंग, शंघाई, बीजिंग, चेंगडू, ग्वांगझू, शेनज़ेन, तियानजिन, शियान, सूजौ, झेंगझौ, वुहान, हांगझो, लिनी, शीजियाजुआंग, डोंगगुआन, किंगदाओ और चांगशा शामिल हैं। चोंगकिंग, शंघाई, बीजिंग और चेंगडू की कुल स्थायी आबादी 20 मिलियन से अधिक है। शंघाई चीन का सबसे अधिक आबादी वाला शहरी क्षेत्र है, जबकि चोंगकिंग इसका सबसे बड़ा शहर है, चीन का एकमात्र शहर जिसकी स्थायी आबादी 30 मिलियन से अधिक है। नीचे दी गई तालिका में दिए गए आंकड़े 2020 की जनगणना से हैं और प्रशासनिक शहर की सीमाओं के भीतर शहरी आबादी का केवल अनुमान है। कुल नगरपालिका आबादी के लिए एक अलग रैंकिंग मौजूद है। प्रवासी श्रमिकों की बड़ी अस्थायी आबादी शहरी क्षेत्रों में जनगणना करना मुश्किल बनाती है। नीचे दिए गए आंकड़ों में केवल दीर्घकालिक निवासी शामिल हैं। 2018 के अनुमान के अनुसार हांगकांग की जनसंख्या सूची में चोंगकिंग का डेटा मेट्रोपॉलिटन डेवलप्ड इकोनॉमिक एरिया का डेटा है, जिसमें 2 भाग शामिल हैं, सिटी प्रॉपर और मेट्रोपॉलिटन एरिया। सिटी प्रॉपर में 9 जिले शामिल हैं, यूझोंग, दादुको, जियांगबेई, शापिंगबा, ज्यूलोंगपो, नानान, बेबेई, यूबेई और बानान, जिनकी शहरी आबादी 2018 तक 5,646,300 है। और मेट्रोपॉलिटन एरिया में 12 जिले शामिल हैं, फुलिंग, चांगशौ, जियांगजिन, हेचुआन, योंगचुआन, नानचुआन, किजियांग, दाजू, बिशन, टोंगलियांग, टोंगनान और रोंगचांग, जिनकी शहरी आबादी 5,841,700 है। चोंगकिंग के सभी 26 जिलों की कुल शहरी आबादी 15,076,600 तक है। जातीय समूह। चीन में जातीय समूहों की सूची। चीन में जातीय अल्पसंख्यक और चीनी इतिहास में जातीय समूह। चीन कानूनी तौर पर 56 अलग अलग जातीय समूहों को मान्यता देता है, जिनमें झोंगहुआ मिंजू शामिल है। इनमें से सबसे बड़ी राष्ट्रीयता हान चीनी है, जो कुल आबादी का 91% से अधिक हिस्सा है। हान चीनी दुनिया का सबसे बड़ा एकल जातीय समूह 452 तिब्बत, जिंजियांग, लिंगसिया और शिशुआंगबना जैसे स्वायत्त प्रांतों को छोड़कर हर जगह अन्य जातीय समूहों से अधिक है। 2020 की जनगणना के अनुसार जातीय अल्पसंख्यक चीन की आबादी का 10% से भी कम हिस्सा है। 2010 की जनगणना की तुलना में हान आबादी में 60, 378, 693 व्यक्ति या 4.93% की वृद्धि हुई, जबकि 55 राष्ट्रीय अल्पसंख्यकों की संयुक्त आबादी में 11, 675, 179 व्यक्ति या 10.26% की वृद्धि हुई। 2020 की जनगणना में मुख्य भूमि चीन में रहने वाले कुल 8,45,697 विदेशी नागरिकों को दर्ज किया गया। बोली। चीन की भाषाएं और चीन में संकटग्रस्त भाषाओं की सूची। चीन में 292 से अधिक जीवित भाषाएं हैं। सबसे अधिक बोली जाने वाली भाषाएं सिनो-तिब्बती भाषा परिवार की सिनेटिक शाखा से संबंधित हैं, जिसमें मंदारिन 80% आबादी द्वारा बोली जाती है और चीनी भाषा की अन्य किस्में शामिल हैं, जिन वू, मिन, हक्का, यू, जियांग, गणखुई, पिंग और अवर्गीकृत तुहुआ, शाओझो तुहुआ और जियांगनान तुहुआ। तिब्बती कियांग, नक्सी और यी सहित तिब्बती बर्मी शाखा की भाषाएं तिब्बती और युन्नान गुइझो पठार पर बोली जाती हैं। दक्षिण पश्चिमी चीन में अन्य जातीय अल्पसंख्यक भाषाओं में ताइकदाई परिवार की झुआंग, थाई, डोंग और सुई, हमोंगमिया परिवार की मियाओ और याओ और ऑस्ट्रोएशियाटिक परिवार की वा शामिल हैं। पूर्वोत्तर और उत्तर पश्चिमी चीन में स्थानीय जातीय समूह अल्टाइक भाषाएं बोलते हैं, जिनमें माचू, मंगोलियन और कई तुर्क भाषाएं शामिल हैं, उइगर, कजाक, किर्गिज, सालार और पश्चिमी युगुर। कोरियाई भाषा उत्तर कोरिया की सीमा पर मूल रूप से बोली जाती है। सारिकोली पश्चिमी झिंजियांग में ताजिकों की भाषा एक इंडो यूरोपीय भाषा है। ताइवान के स्वदेशी लोग, जिनमें मुख्य भूमि पर एक छोटी आबादी शामिल है, ऑस्ट्रोनेशियन भाषाएं बोलते हैं। मानक मंदारिन बीजिंग बोली पर आधारित मंदारिन की एक किस्म चीन की राष्ट्रीय भाषा और वास्तविक आधिकारिक भाषा है। इसका उपयोग विभिन्न भाषाई पृष्ठभूमि के लोगों के बीच एक लिंगुआ फ्रैंका के रूप में किया जाता है। चीन के स्वायत्त क्षेत्रों में अन्य भाषाएं भी लिंगुआ फ्रैंका के रूप में काम कर सकती हैं, जैसे कि झिंजियांग में उइगर, जहां उइगर में सरकारी सेवाओं की संवैधानिक गारंटी है। धर्म। चीन में धर्म। चीन के संविधान अध्याय 2 अनुच्छेद 36 द्वारा धर्म की स्वतंत्रता की गारंटी दी गई है। हालांकि जिन धार्मिक संगठनों को आधिकारिक स्वीकृति नहीं है, वे राज्य उत्पीड़न के अधीन हो सकते हैं। देश की सरकार आधिकारिक तौर पर नास्तिक है। देश में धार्मिक मामलों और मुद्दों की देखरेख यूनाइटेड फ्रंट वर्क डिपार्टमेंट के तहत राष्ट्रीय धार्मिक मामलों के प्रशासन द्वारा की जाती है।
सहस्राब्दियों से चीनी सभ्यता विभिन्न धार्मिक आंदोलनों से प्रभावित रही है। कन्फ्यूशीवाद, ताओवाद और बौद्ध धर्म, चीनी बौद्ध धर्म सहित 3 सिद्धांत ऐतिहासिक रूप से चीनी संस्कृति को आकार देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। पारंपरिक धर्म के धार्मिक और आध्यात्मिक ढांचे को समृद्ध करते हैं, जो शुरुआती शांग और झोउ राजवंश से जुड़ा हुआ है। चीनी लोक धर्म, जिसे 3 सिद्धांतों और अन्य परंपराओं द्वारा तैयार किया गया है, शेन के प्रति निष्ठा में शामिल है, एक ऐसा चरित्र जो पीढ़ी की ऊर्जा को दर्शाता है, जो आसपास की प्रकृति के देवता या मानव समूहों के पैतृक सिद्धांत, सभ्यता की अवधारणाएं, संस्कृति नायक हो सकते हैं, जिनमें से कई चीनी पौराणिक कथाओं और इतिहास में शामिल हैं। लोक धर्म के सबसे लोकप्रिय पंथों में स्वर्ग के देवता का अवतार और चीनी लोगों के 2 दिव्य कुलपतियों में से एक हुआंगडी माजू, समुद्रों की देवी गुआंडी, युद्ध और व्यापार के देवता कैशेन, समृद्धि और समृद्धि के देवता पंगू और कई अन्य हैं। 21वीं सदी के शुरुआती दशकों में चीनी सरकार लोक पंथों के पुनर्वास में लगी हुई है। औपचारिक रूप से उन्हें लोक विश्वासों, सैद्धांतिक धर्मों से अलग श्रेणी के रूप में मान्यता दे रही है और अक्सर उन्हें अत्यधिक क्यूरेटेड नागरिक धर्म के रूपों में पुनर्निर्मित कर रही है। साथ ही साथ बौद्ध धर्म के राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय प्रचार में भी चीन दुनिया की कई सबसे ऊंची धार्मिक मूर्तियों का घर है। धर्म की जटिल और बदलती परिभाषाओं और चीनी धार्मिक परंपराओं की भयावह प्रकृति के कारण चीन में धार्मिक संबद्धता के आंकड़े इकट्ठा करना मुश्किल है। विद्वान ध्यान देते हैं कि चीन में 3 सिद्धांतों और स्थानीय लोक धार्मिक प्रथाओं के बीच कोई स्पष्ट सीमा नहीं है। चीनी धर्म या उनकी कुछ धाराएं गैर ईश्वरवादी और मानवतावादी के रूप में भी परिभाषित करने योग्य हैं, क्योंकि वे यह नहीं मानते हैं कि ईश्वरीय रचनात्मकता पूरी तरह से पारलौकिक है, लेकिन यह दुनिया में और विशेष रूप से मानव में अंतर्निहित है। 2023 में प्रकाशित अध्ययनों के अनुसार 2010 और 2020 के शुरुआती दिनों में आयोजित विश्वसनीय जनसांख्यिकीय विश्लेषणों को संकलित करते हुए 70% चीनी आबादी चीनी लोक धर्म को मानती है या उसका पालन करती है। उनमें से गैरविशिष्टता के दृष्टिकोण के साथ 33.4% को बौद्धों के रूप में, 19.6% को ताओवादियों के रूप में और 17.7% को अन्य प्रकार के लोक धर्म के अनुयायियों के रूप में पहचाना जा सकता है। शेष जनसंख्या में से 25.2% पूरी तरह से गैरविश्वासी या नास्तिक हैं, 2.5% ईसाई धर्म के अनुयायी हैं और 1.6% इस्लाम के अनुयायी हैं। चीनी लोक धर्म में विभिन्न प्रकार के मोक्षवादी सैद्धांतिक संगठित आंदोलन भी शामिल हैं, जो सोंग राजवंश के बाद से उभरे हैं। चीन में जातीय अल्पसंख्यक भी हैं, जो अपने स्वयं के स्वदेशी धर्मों को बनाए रखते हैं, जबकि विशिष्ट जातीय समूहों की विशेषता वाले प्रमुख धर्मों में तिब्बतियों, मंगोलों और युगुरों के बीच तिब्बती बौद्ध धर्म और हुई, उइगर, कजाक और किर्गिज लोगों के बीच इस्लाम और देश के उत्तरी और उत्तर पश्चिमी क्षेत्रों में अन्य जातीयताएं शामिल हैं। शिक्षा। चीन में शिक्षा और चीन में उच्च शिक्षा। चीन में अनिवार्य शिक्षा में प्राथमिक और जूनियर सेकेंडरी स्कूल शामिल हैं, जो 6 और 15 वर्ष की आयु से 9 साल तक चलते हैं। चीन की राष्ट्रीय विश्वविद्यालय प्रवेश परीक्षा गाओकाओ अधिकांश उच्च शिक्षा संस्थानों में प्रवेश के लिए एक शर्त है। व्यावसायिक शिक्षा माध्यमिक और तृतीयक स्तर पर छात्रों के लिए उपलब्ध है। हर साल 10 मिलियन से अधिक चीनी छात्र व्यावसायिक कॉलेजों से स्नातक होते हैं। 2023 में लगभग 91.8% छात्रों ने 3 साल के वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय में अपनी शिक्षा जारी रखी, जबकि 60.2% माध्यमिक विद्यालय के स्नातक उच्च शिक्षा में नामांकित थे। चीन में दुनिया की सबसे बड़ी शिक्षा प्रणाली है, जिसमें 5,30,000 से अधिक स्कूलों में लगभग 282 मिलियन छात्र और 17.32 मिलियन पूर्णकालिक शिक्षक हैं। वार्षिक शिक्षा निवेश 2003 में $50 बिलियन से कम से 2020 में $817 बिलियन से अधिक हो गया। हालांकि शिक्षा खर्च में असमानता बनी हुई है। 2010 में बीजिंग में प्रति माध्यमिक विद्यालय के छात्र का वार्षिक शिक्षा व्यय कुल 20,023 जापानीज येन था, जबकि सबसे गरीब प्रांतों में से एक गुइझोउ में यह केवल 3,204 जापानीज येन था। चीन की साक्षरता दर नाटकीय रूप से बढ़ी है, जो 1949 में केवल 20% और 1979 में 65.5% थी। 2020 में 15 वर्ष से अधिक आयु की आबादी का 97% हो गई है। 2021 तक चीन में 3,000 से अधिक विश्वविद्यालय हैं, जिनमें 44.3 मिलियन से अधिक छात्र मुख्य भूमि चीन में नामांकित हैं और 240 मिलियन चीनी नागरिकों ने उच्च शिक्षा प्राप्त की है, जिससे चीन दुनिया में सबसे बड़ी उच्च शिक्षा प्रणाली है। 2023 तक चीन में दुनिया के सबसे अधिक शीर्ष विश्वविद्यालय थे।
वर्तमान में चीन 2023 एग्रीगेट रैंकिंग ऑफ टॉप यूनिवर्सिटीज के अनुसार शीर्ष 200 विश्वविद्यालयों की सूची में प्रतिनिधित्व के मामले में केवल संयुक्त राज्य अमेरिका और यूनाइटेड किंगडम से पीछे है, जो 3 विश्व से अधिक अनुसरण किए जाने वाले विश्वविद्यालय रैंकिंग ARWU+QS+THI की एक समग्र रैंकिंग प्रणाली है। टाइम्स हायर एजुकेशन वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग और क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग ये विश्वविद्यालय C9 लीग के सदस्य हैं, जो व्यापक और अग्रणी शिक्षा प्रदान करने वाले कुलीन चीनी विश्वविद्यालयों का एक गठबंधन है। स्वास्थ्य। चीन में स्वास्थ्य। राष्ट्रीय स्वास्थ्य आयोग स्थानीय आयोगों में अपने समकक्षों के साथ मिलकर आबादी की स्वास्थ्य आवश्यकताओं की देखरेख करता है। 1950 के दशक की शुरुआत से ही सार्वजनिक स्वास्थ्य और निवारक चिकित्सा पर जोर चीनी स्वास्थ्य नीति की विशेषता रही है। कम्युनिस्ट पार्टी ने देशभक्ति स्वास्थ्य अभियान शुरू किया, जिसका उद्देश्य स्वच्छता और सफाई में सुधार के साथ साथ कई बीमारियों का इलाज और रोकथाम करना था। हैजा, टाइफाइड और स्कारलेट ज्वर जैसी बीमारियां, जो पहले चीन में बहुत आम थीं, अभियान के जरिए लगभग खत्म हो गईं। 1978 में डेंग शियाओपिंग द्वारा आर्थिक सुधारों की शुरुआत करने के बाद बेहतर पोषण के कारण चीनी जनता के स्वास्थ्य में तेजी से सुधार हुआ। हालांकि ग्रामीण इलाकों में प्रदान की जाने वाली कई मुफ्त सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवाएं गायब हो गईं। चीन में स्वास्थ्य सेवा का अधिकांश हिस्सा निजीकृत हो गया और गुणवत्ता में उल्लेखनीय वृद्धि हुई। 2009 में सरकार ने 124 बिलियन अमेरिकी डॉलर की लागत वाली 3 साल की बड़े पैमाने पर स्वास्थ्य सेवा प्रावधान पहल शुरू की। 2011 तक अभियान के परिणामस्वरूप चीन की 95% आबादी के पास बुनियादी स्वास्थ्य बीमा कवरेज था। 2022 तक चीन ने खुद को फार्मास्यूटिकल्स के एक प्रमुख उत्पादक और निर्यातक के रूप में स्थापित कर लिया था, जो 2017 में लगभग 40% सक्रिय दवा सामग्री का उत्पादन करता था। 2023 तक जन्म के समय जीवन प्रत्याशा 78 वर्ष से अधिक है। 2021 तक शिशु मृत्यु दर 5 प्रति हजार है। 1950 के दशक से दोनों में काफी सुधार हुआ है। कुपोषण के कारण होने वाली स्थिति, स्टंटिंग की दर 1990 में 33.1% से घटकर 2010 में 9.9% हो गई है। स्वास्थ्य में महत्वपूर्ण सुधार और उन्नत चिकित्सा सुविधाओं के निर्माण के बावजूद चीन में कई उभरती हुई सार्वजनिक स्वास्थ्य समस्याएं हैं, जैसे व्यापक वायु प्रदूषण के कारण होने वाली श्वसन संबंधी बीमारियां, करोड़ों सिगरेट पीने वाले और शहरी युवाओं में मोटापे में वृद्धि। 2010 में वायु प्रदूषण के कारण चीन में 1.2 मिलियन लोगों की अकाल मृत्यु हुई। चीनी मानसिक स्वास्थ्य सेवाएं अपर्याप्त हैं। चीन की बड़ी आबादी और घनी आबादी वाले शहरों के कारण 2003 में सार्स जैसी गंभीर बीमारी का प्रकोप हुआ है, हालांकि तब से इसे काफी हद तक नियंत्रित कर लिया गया है। कोविड-19 महामारी की पहली बार दिसंबर 2019 में वुहान में पहचान की गई थी। महामारी के कारण सरकार ने वायरस को पूरी तरह से खत्म करने के उद्देश्य से सख्त सार्वजनिक स्वास्थ्य उपायों को लागू किया, एक लक्ष्य जिसे अंतः नीति के खिलाफ विरोध के बाद दिसंबर 2022 में छोड़ दिया गया। संस्कृति और समाज। चीनी संस्कृति और पीपुल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना की संस्कृति। प्राचीन काल से ही चीनी संस्कृति पर कन्फ्यूशिवाद का बहुत अधिक प्रभाव रहा है। बदले में चीनी संस्कृति ने पूर्वी एशिया और दक्षिण पूर्व एशिया को बहुत अधिक प्रभावित किया है। देश के अधिकांश राजवंशीय युग के लिए प्रतिष्ठित शाही परीक्षाओं में उच्च प्रदर्शन के द्वारा सामाजिक उन्नति के अवसर प्रदान किए जा सकते थे, जिनकी उत्पत्ति हान राजवंश में हुई थी। परीक्षाओं के साहित्यिक जोर ने चीन में सांस्कृतिक परिष्कार की सामान्य धारणा को प्रभावित किया, जैसे कि यह विश्वास की सुलेख, कविता और चित्रकला, नृत्य या नाटक की तुलना में कला के उच्चतर रूप थे। चीनी संस्कृति ने लंबे समय से गहरे इतिहास की भावना और बड़े पैमाने पर आंतरिक राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य पर जोर दिया है। परीक्षाएं और योग्यता की संस्कृति आज भी चीन में बहुत मूल्यवान है। आज चीनी सरकार ने पारंपरिक चीनी संस्कृति के कई तत्वों को चीनी समाज का अभिन्न अंग मान लिया है। चीनी राष्ट्रवाद के उदय और सांस्कृतिक क्रांति के अंत के साथ पारंपरिक चीनी कला, साहित्य, संगीत, फिल्म, फैशन और वास्तुकला के विभिन्न रूपों में जोरदार पुनरुत्थान हुआ है और विशेष रूप से लोक और विविधतापूर्ण कला ने राष्ट्रीय और यहां तक कि दुनिया भर में रुचि जगाई है। विदेशी मीडिया तक पहुंच अभी भी काफी सीमित है। वास्तुकला। चीनी वास्तुकला और चीन में विश्व धरोहर स्थलों की सूची। चीनी वास्तुकला चीन में सहस्राब्दियों से विकसित हुई है और जापान, कोरिया और मंगोलिया सहित पूर्वी एशियाई वास्तुकला के विकास पर बारहमासी प्रभाव का एक अवशेष स्रोत बनी हुई है। और मलेशिया, सिंगापुर, इंडोनेशिया,
श्रीलंका, थाईलैंड, लाओस, कंबोडिया, वियतनाम और फिलीपींस के देशों सहित दक्षिण पूर्व और दक्षिण एशिया की वास्तुकला पर मामूली प्रभाव पड़ा है। चीनी वास्तुकला की विशेषता द्विपक्षीय समरूपता, संलग्न खुली जगहों का उपयोग, फेंग शुई जैसे दिशात्मक पदानुक्रम, एक क्षैतिज जोर और विभिन्न ब्रह्मांड संबंधी पौराणिक या सामान्य रूप से प्रतीकात्मक तत्वों का संकेत है। चीनी वास्तुकला पारंपरिक रूप से प्रकार के अनुसार संरचनाओं को वर्गीकृत करती है, जिसमें पगोडा से लेकर महल तक शामिल हैं। चीनी वास्तुकला स्थिति या संबद्धता के आधार पर व्यापक रूप से भिन्न होती है, जैसे कि क्या संरचनाएं सम्राटों, आम लोगों या धार्मिक उद्देश्यों के लिए बनाई गई थीं। चीनी वास्तुकला में अन्य विविधताएं विभिन्न भौगोलिक क्षेत्रों और विभिन्न जातीय विरासतों से जुड़ी स्थानीय शैलियों में दिखाई देती हैं, जैसे कि दक्षिण में स्टेट हाउस, उत्तर पश्चिम में याओडोंग इमारतें, खानाबदोश लोगों की यट इमारतें और उत्तर में सिहेयुआन इमारतें। साहित्य। चीनी साहित्य। चीनी साहित्य की जड़ें झोउ राजवंश की साहित्यिक परंपरा में हैं। चीन के शास्त्रीय ग्रंथों में विचारों और विषयों की एक विस्तृत श्रृंखला शामिल है, जैसे कैलेंडर, सैन्य, ज्योतिष, जड़ी बूटी और भूगोल, साथ ही कई अन्य। सबसे महत्वपूर्ण शुरुआती कार्यों में आई चिंग और शूजिंग हैं, जो 4 पुस्तकों और 5 क्लासिक्स का हिस्सा हैं। ये ग्रंथ राजवंशीय काल में राज्य द्वारा प्रायोजित कन्फ्यूशियस पाठ्यक्रम की आधारशिला थे। क्लासिक ऑफ पोएट्री से विरासत में मिली शास्त्रीय चीनी कविता तांग राजवंश के दौरान अपने उत्कर्ष पर पहुंची। ली बाई और डू फू ने क्रमशः रूमानियत और यथार्थवाद के माध्यम से काव्य मंडलियों के लिए रास्ते खोले। चीनी इतिहास लेखन शिजी से शुरू हुआ मिंग राजवंश में एक उभरते नागरिक वर्ग द्वारा प्रेरित चीनी शास्त्रीय कथा साहित्य ऐतिहासिक, शहर और देवताओं और राक्षसों के उपन्यासों के उछाल पर पहुंच गया, जैसा कि 4 महान शास्त्रीय उपन्यासों द्वारा दर्शाया गया है, जिसमें वाटर मार्जिन, रोमांस ऑफ द 3 किंगडम्स, जर्नी टू द वेस्ट और ड्रीम ऑफ द रेड चैम्बर शामिल हैं। जिन योंग और लियांग युशेंग के वुक्सिया उपन्यासों के साथ यह चीनी प्रभाव क्षेत्र में लोकप्रिय संस्कृति का एक स्थायी स्रोत बना हुआ है। किंग राजवंश के अंत के बाद नए संस्कृति आंदोलन के मद्देनजर चीनी साहित्य ने आम नागरिकों के लिए लिखित स्थानीय चीनी के साथ एक नए युग की शुरुआत की। पुष्य और लू शुन आधुनिक साहित्य में अग्रणी थे। विभिन्न साहित्यिक विधाएं, जैसे धुंधली कविता, निशान साहित्य, युवा वयस्क कथा और जुंगेन साहित्य जो जादुई यथार्थवाद से प्रभावित है, सांस्कृतिक क्रांति के बाद उभरी। जुंगेन साहित्य के लेखक मो यान को 2012 में साहित्य का नोबेल पुरस्कार दिया गया था। संगीत। मुख्य लेख चीन का संगीत, सी पॉप और चीनी ओपेरा। चीनी संगीत में पारंपरिक संगीत से लेकर आधुनिक संगीत तक की विविधतापूर्ण रेंज शामिल है। चीनी संगीत का इतिहास साम्राज्यवाद से पहले का है। पारंपरिक चीनी संगीत वाद्ययंत्रों को पारंपरिक रूप से 8 श्रेणियों में बांटा जाता था, जिन्हें बेन के नाम से जाना जाता था। पारंपरिक चीनी ओपेरा चीन में संगीत थिएटर का एक रूप है जो हजारों साल पुराना है और इसमें बीजिंग और कैंटोनीज ओपेरा जैसे क्षेत्रीय शैली के रूप हैं। चीनी पॉप, सी पॉप में मैंडो पॉप और कैंटो पॉप शामिल हैं। चीनी हिप हॉप और हांगकांग हिप हॉप लोकप्रिय हो गए हैं। पहनावा चीनी वस्त्र और हानफू। हनफू चीन में हान लोगों का ऐतिहासिक पहनावा है। चीपाओ या चेओंगसम एक लोकप्रिय चीनी महिला पोशाक है। हनफू आंदोलन समकालीन समय में लोकप्रिय रहा है और हनफू कपड़ों को पुनर्जीवित करने का प्रयास करता है। चाइना फैशन वीक देश का एकमात्र राष्ट्रीय स्तर का फैशन उत्सव है। सिनेमा। चीन का सिनेमा। सिनेमा को पहली बार चीन में 1896 में पेश किया गया था और पहली चीनी फिल्म दिंगजुन माउंटेन 1905 में रिलीज हुई थी। 2016 के बाद से चीन में दुनिया में सबसे अधिक मूवी स्क्रीन हैं। चीन 2020 में सबसे बड़ा सिनेमा बाजार बन गया। 2023 तक चीन में सबसे ज्यादा कमाई करने वाली शीर्ष 3 फिल्में द बैटल एट लेक चांगजिन 2021, वुल्फ वॉरियर 2 2017 और हाय मॉम 2021 थीं। भोजन। चीनी व्यंजन। चीनी व्यंजन अत्यधिक विविधतापूर्ण है जो कई सहस्राब्दियों के पाक इतिहास और भौगोलिक विविधता पर आधारित है, जिसमें सबसे प्रभावशाली 8 प्रमुख व्यंजनों के रूप में जाने जाते हैं, जिनमें सिचुआन, कैंटोनीज, जियांगसू, शेडोंग, फुजियान, हुनान, अनहुई और झेजियांग व्यंजन शामिल हैं। चीनी व्यंजन खाना पकाने के तरीकों और सामग्री की चौड़ाई के लिए जाने जाते हैं। चीन का मुख्य भोजन उत्तर पूर्व और दक्षिण में चावल और उत्तर में गेहूं आधारित ब्रेड और नूडल्स हैं। टोफू और सोया दूध जैसे बीन उत्पाद प्रोटीन का एक लोकप्रिय स्रोत बने हुए हैं। सुअर का मांस अब चीन में सबसे लोकप्रिय मांस है, जो देश के कुल मांस की खपत का लगभग 3/4 है।
शाकाहारी बौद्ध व्यंजन और सुअर का मांस मुक्त चीनी इस्लामी व्यंजन भी हैं। चीनी भोजन की कई शाखाएं, जैसे हांगकांग व्यंजन और अमेरिकी चीनी व्यंजन, चीनी प्रवासियों में उभरे हैं। खेल। चीन में खेल ओलंपिक में चीन और पैरालंपिक में चीन। चीन की खेल संस्कृति सबसे पुरानी है। इस बात के प्रमाण हैं कि पश्चिमी झोउ राजवंश के दौरान तीरंदाजी शेजियन का अभ्यास किया जाता था। तलवारबाजी जियानशू और कुजू एसोसिएशन फुटबॉल से संबंधित एक खेल भी चीन के शुरुआती राजवंशों से ही जुड़े हुए हैं। चीनी संस्कृति में शारीरिक फिटनेस पर व्यापक रूप से जोर दिया जाता है। सुबह के व्यायाम जैसे कि चीगोंग और ताई ची का व्यापक रूप से अभ्यास किया जाता है और वाणिज्यिक जिम और निजी फिटनेस क्लब लोकप्रियता प्राप्त कर रहे हैं। बास्केटबॉल चीन में सबसे लोकप्रिय दर्शक खेल है। चीनी बास्केटबॉल एसोसिएशन और अमेरिकन नेशनल बास्केटबॉल एसोसिएशन का भी चीनी आबादी के बीच बहुत बड़ा राष्ट्रीय अनुसरण है, जिसमें मूल निवासी और एनबीए बद्ध चीनी खिलाड़ी और जाने-माने राष्ट्रीय घरेलू नाम जैसे याओ मिंग और यी जियानलियान को उच्च सम्मान में रखा जाता है। चीन की पेशेवर फुटबॉल लीग, जिसे चीनी सुपर लीग के रूप में जाना जाता है, पूर्वी एशिया का सबसे बड़ा फुटबॉल बाजार है। अन्य लोकप्रिय खेलों में मार्शल आर्ट, टेबल टेनिस, बैडमिंटन, तैराकी और स्नूकर शामिल हैं। कई और पारंपरिक खेल जैसे ड्रैगन बोट रेसिंग, मंगोलियन शैली की कुश्ती और घुड़दौड़ भी लोकप्रिय हैं। चीन 1932 से ओलंपिक खेलों में भाग लेता रहा है, हालांकि 1952 से उसने केवल पीआरसी के रूप में भाग लिया है। चीन ने बीजिंग में 2008 ग्रीष्मकालीन ओलंपिक की मेजबानी की, जहां उसके एथलीटों ने 48 स्वर्ण पदक प्राप्त किए, उस वर्ष भाग लेने वाले किसी भी देश की सबसे अधिक संख्या। चीन ने 2012 ग्रीष्मकालीन पैरालंपिक में भी सबसे अधिक पदक जीते, जिसमें 95 स्वर्ण सहित कुल 231 पदक थे। 2011 में शेनज़ेन ने 2011 ग्रीष्मकालीन यूनिवर्सिएड की मेजबानी की। चीन ने तियानजिन में 2013 पूर्वी एशियाई खेलों और नानजिंग में 2014 ग्रीष्मकालीन युवा ओलंपिक की मेजबानी की, जो नियमित और युवा ओलंपिक दोनों की मेजबानी करने वाला पहला देश था। बीजिंग और इसके नजदीकी शहर झांगजियाकौऊ ने संयुक्त रूप से 2022 शीतकालीन ओलंपिक की मेजबानी की।